नाम बताओ क्या है? फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों अब सबसे पहले एक बात समझ लो, सिविल में अभी तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े थे वो नोन थे। आप कहीं ना कहीं 11th-12th में वो सारी बैकग्राउंड आपके क्लियर थे। अगर मैं कहूंगी पार्टनरशिप जानते थे, एलएलपी जानते थे, कंपनी जानते थे, ठीक है। थोड़ा बहुत जो नया सीखा, एक स्टार्टअप आपने सीखा है, ठीक है, कुछ नया नॉलेज मिला। लेकिन ये चैप्टर भी आपको कुछ डिफरेंट नॉलेज देगा और कुछ नया नॉलेज देगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम वापस से रीड करेंगे, क्या लिखा है? फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने कहा यहाँ पे हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे जो फाइनेंस से डील करता है। चलो, तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे जो फाइनेंशियल सर्विस देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन क्या दिख रही है? एनबीएफसी, देन चिट फंड्स, देन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, निधि, पेमेंट बैंक्स, मुद्रा बैंक, ये सारे डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट वाज हमारा एनबीएफसी। सबसे पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन में इन्होंने क्या बताया? अगर इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर की बात करूं तो इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर में आपको बैंक्स दिखेंगे, एनबीएफसी दिखेगा, इंश्योरेंस भी दिखेगा और ऐसे बहुत सारे अदर इंस्टीट्यूट्स भी है। अब गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने कुछ नया इंट्रोड्यूस किया है। एनबीएफसी वन ऑफ द न्यू फॉर्म है। एआरसी फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, डिटेल में जाएंगे। एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीजें फिर भी आपके लिए न्यू है। निधि कंपनी आप जानते हो, निधि कंपनी कहां पड़ा है? कंपनीज एक्ट में। तो निधि कंपनी टोटल जो कंपनीज एक्ट में पड़ा है सेम कॉपी पेस्ट इन्होंने यहां पर दे दिया, ठीक है। चलिए, इन्होंने कहा ये सारी जो नई चीजें बनी है ना, ये आज के टाइम पे अगर हम बात बोले तो इंडिया में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यू मॉडल्स आज के टाइम पे सेटअप है, जैसे हो गया पेमेंट बैंक्स, आप पेटीएम ये सारी चीजें देखते ही रहते हो, गूगल पे, ये सारे बहुत सारे ये सिस्टम्स आ चुके हैं। तो इन्होंने कहा आरबीआई ने और भी नए नए इनिशिएटिव्स लिए, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्या बोलता है? इंट्रोडक्शन बस यही बोलता है कि बहुत सारे सिस्टम्स हैं, लेकिन इस इंट्रोडक्शन को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सीधा नीचे आएंगे। इन्होंने कहा फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया। अब एनबीएफसी को कंट्रोल करने वाला कौन है? आरबीआई। निधि कंपनी को कंट्रोल करने वाला कौन है? एमसीए, तभी तो हमने कंपनीज एक्ट में पढ़ा था। चिट फंड को कंट्रोल करने वाला कौन है? स्टेट लेवल का रजिस्ट्रार होता है, ठीक है। हाउसिंग फाइनेंस को कंट्रोल करने वाला कौन है? नेशनल हाउसिंग बैंक। इंश्योरेंस कंपनी की एक अथॉरिटी होती थी, आईआरडीए। अब इन्होंने कहा भाई सेबी भी है, मर्चेंट बैंकर, ब्रोकर, सब ब्रोकर, वेंचर कैपिटल फंड्स, इनकी अथॉरिटी कौन है? सेबी। तो कुल मिला के पहले अथॉरिटी बनाया, उस अथॉरिटी के अंदर लेकिन हम पढ़ेंगे एनबीएफसी। एनबीएफसी को कंट्रोल आरबीआई करता है। हम पढ़ेंगे निधि कंपनी, उसे कंट्रोल कौन करता है? एमसीए। चिट फंड पढ़ेंगे, उसे कंट्रोल कौन करता है? तो ऊपर रेगुलेटर्स के नाम लिखे और नीचे किसे किसे रेगुलेट किया जाता है, डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अब तुम देखो, ये कुछ शॉर्टकट्स लिखे हैं, ये कुछ शॉर्टकट समझ में आ रहे? इन्होंने कहा ये देखो, ये हमने फुल फॉर्म दे दिया। अभी यहां देखने की जरूरत नहीं है, हम एनबीएफसी टॉपिक सबसे पहला चालू करेंगे। इन सारे टाइप ऑफ एनबीएफसी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये टाइप ऑफ एनबीएफसी है। यहां तक चीजें क्लियर है? अच्छा, तो चलिए सबसे पहला टॉपिक क्या लिखा है? एनबीएफसी फुल फॉर्म क्या लिखा है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। थोड़ा सा समझो, कंपनी है, कंपनी है। नॉन बैंकिंग मतलब ये बैंक नहीं है, ये बैंक नहीं है, लेकिन बैंक जैसे फाइनेंस देने वाली कंपनी। मुथूट फाइनेंस नाम तो सुना ही होगा, बजाज फिनसर्व फाइनेंशियल सर्विस सुना होगा ना, बजाज फाइनेंस क्या है? एनबीएफसी है। ये सब बैंक नहीं है, लेकिन बैंक जैसे हमें कुछ फाइनेंस की फैसिलिटी देते हैं। चलिए आओ थोड़ा सा समझेंगे। एनबीएफसी कंपनी है जो एज पर कंपनीज एक्ट में ही रजिस्टर्ड होती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये कंपनी फाइनेंस की फैसिलिटी देती है, लेकिन ये बैंक नहीं है। ये क्या क्या काम करती है, इनकी क्या क्या एक्टिविटी है? ये लोन एंड एडवांस देती है, एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर आपके बिहाफ में खरीदती है, लीजिंग, हायर परचेज। फॉर एग्जाम्पल कार खरीदने जा रहे हो, एसबीआई बैंक तुम्हें लोन फाइनेंस नहीं कर रहा है। एसबीआई बैंक की जगह तुम देखना, जब भी आप कार हो गया, टू व्हीलर हो गया, जब खरीदने जाते हो तो वहां पे अलग से सारी सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितनी भी सर्विसेज देने वाले होते, दैट वाज एनबीएफसी। वो कहते भैया हम आपको फाइनेंस कर देंगे, हम आपको फाइनेंस कर देंगे। तो वो होते कौन है? बैंक्स बैठा रहता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बैंक नहीं बैठा रहता। ये सारे के सारे एनबीएफसी ही बैठते। ये बोलते भैया हम लीजिंग देंगे, हम हायर परचेज देंगे, इंश्योरेंस बिजनेस, चिट बिजनेस, रिसीविंग डिपॉजिट, ये सारे के सारे काम कर सकती है क्या? एनबीएफसी। एनबीएफसी क्या नहीं कर सकती? एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर सकती, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं, गुड्स
परचेज और सोल्ड नहीं करेगी बच्चों, लेकिन मैं एक्टिवा खरीद रही हूँ, अगर मैं एक्टिवा खरीद रही हूँ साहिल होंडा से और साहिल होंडा में बैठा है कि कोई एनबीएफसी जो मुझे कह रहा है मैं फाइनेंस कर दूंगा, तो वो खरीद कौन रहा है? खरीद मैं रही हूँ। वो जो गुड्स है वो कौन खरीद रहा है? मैं। मुझे वो फाइनेंस की फैसिलिटी दे रहा है। तो एनबीएफसी खरीदता बेचता नहीं है, हमें खरीदने बेचने के लिए फाइनेंस की फैसिलिटी देता है। प्रोवाइडिंग सर्विस, सेल परचेज कंस्ट्रक्शन, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें नहीं। तो कुल मिलाकर आपकी अगर बुक की बात करूं तो पहली लाइन बोल रहा है एनबीएफसी कंपनी रजिस्टर एज पर कंपनीज एक्ट, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा ये देखो, लोन एडवांस, एक्विजिशन, शेयर डिबेंचर, बस मैंने अच्छे प्रेजेंटेशन में आपको बताया। फिर उन्होंने यहाँ पे बोला नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं होता है? एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं, परचेज ऑफ सेल गुड्स एंड ऑल। तो बस मैंने आपको अच्छे प्रेजेंटेशन में बताया एनबीएफसी क्या है। तो अभी तक आपको क्या समझ में आया? एनबीएफसी एक कंपनी होती है, कंपनी एक्स में रजिस्टर्ड होती है, ये बैंक नहीं होते, लेकिन बैंक जैसे कुछ सिमिलर सर्विसेज देते हैं। किस किस की सर्विस एक्टिविटी वो दे सकती है और क्या क्या नहीं दे सकती, इसकी पूरी लिस्ट। यहां तक चीजें क्लियर है? चलिए, यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिख रहा है, बॉक्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इस बॉक्स को थोड़ा सा समझेंगे। बॉक्स बोलता है 50-50 टेस्ट। बॉक्स क्या आपको बताता है? 50-50 टेस्ट। कब हम बोलेंगे कि आप एनबीएफसी हो, कब हम बोलेंगे आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो। तो अगर आप ये 50-50 टेस्ट पास कर लेते हो तो आप हमारी नजरों में क्या है? एनबीएफसी। चलिए समझते हैं क्या बोलना चाह रहे। अगर आपका प्रिंसिपल बिजनेस ये सब है तो आप एनबीएफसी हो। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बाय द आरबीआई, आरबीआई ने बोला आपको 2 क्राइटेरिया फुलफिल करनी पड़ेगी अगर आपको एनबीएफसी बनना है। पहला क्राइटेरिया फाइनेंशियल एसेट्स को लेकर है, दूसरा क्राइटेरिया क्या है? इनकम फ्रॉम द फाइनेंशियल एसेट। चलिए समझते। अगर आपका, मैं हूं एक एनबीएफसी, अगर मेरा 50%, एनबीएफसी तब बोलेंगे जब मेरा 50% से ज्यादा, मोर देन 50% टोटल एसेट ऑफ द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ द फाइनेंशियल एसेट। फॉर एग्जाम्पल मेरी बैलेंस शीट देख रहे हैं, मेरी बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है? लोन दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, एक्सेट्रा, ऑल दीज आर फाइनेंशियल एसेट। अगर मेरे फाइनेंशियल एसेट 50% से ज्यादा है तो मैं पहली कंडीशन फुलफिल कर रही हूं। मेरी बैलेंस शीट में क्या दिखना चाहिए? 50% से ज्यादा होना चाहिए क्या? फाइनेंशियल एसेट। और उन फाइनेंशियल एसेट से जो इनकम जनरेट होगी, इनकम फ्रॉम द फाइनेंशियल एसेट, वो भी कितनी होनी चाहिए? मोर देन 50%। तो मतलब मेरी बैलेंस शीट में अगर 50% से ज्यादा मेरा फाइनेंशियल एसेट है और उस फाइनेंशियल एसेट्स में से जो इनकम जनरेट होगी, जैसे कि एग्जांपल हमने किसी को लोन दिया है तो इंटरेस्ट मिलेगा, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया तो वहां से रिटर्न मिल रहा है, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ इनकम। तो इस फाइनेंशियल एसेट से आने वाली इनकम भी क्या होनी चाहिए? 50%। दोनों के बीच में एंड है, अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गए तभी एज पर आरबीआई में एनबीएफसी का काम कर सकते हो। तो एनबीएफसी वो है जिसका 50 से ज्यादा फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्टमेंट है और उस फाइनेंशियल एसेट से आने वाली इनकम भी 50 से ज्यादा है। तो 50-50 टेस्ट हम पास करते हैं और हम एज पर आरबीआई एनबीएफसी है। क्या ये बॉक्स समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ गई? अब इन्होंने कहा चलिए ये बैंक तो है नहीं, बैंक से थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। चलो, एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। सबसे पहले मुझे बताओ डिपॉजिट समझ में आता है? तो डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? जब मैं मांगूंगी तब देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं कंपनी, मैंने तुमसे डिपॉजिट लिया, जिस दिन तुम मांगोगे मुझे उस दिन देना पड़ेगा, दैट वाज डिमांड डिपॉजिट। इन्होंने कहा ये बैंक में फैसिलिटी है, एनबीएफसी में फैसिलिटी नहीं है। तो एनबीएफसी और बैंक में पहला डिफरेंस कि बैंक में डिमांड डिपॉजिट चलता है। फॉर एग्जाम्पल एफडी बना के रखी है, जिस दिन आप मांगोगे उस दिन बैंक को देना पड़ेगा ना, लेकिन एनबीएफसी के पास ये फैसिलिटी नहीं है। समझ में आ रहा है? पहला डिफरेंस। Second, NBFC not a part of the payment system, so they cannot issue check. तुम्हारे अकाउंट कहाँ होते? बैंक में होते कि एनबीएफसी में होते? बैंक में होते। इन्होंने कहा कि भैया ये कोई पेमेंट सिस्टम वाला अकाउंट नहीं है, यहाँ पे एनबीएफसी आपको बैंक की तरह चेक इशू नहीं कर सकती। डिफरेंस पड़ रहे। देखो सीधी सी बात है, बैंक ज्यादा काम करता है, वो ज्यादा ब्रॉडर है, एनबीएफसी थोड़ा सा नैरो है, इसके पास फैसिलिटीज कम है। पहली फैसिलिटी क्या नहीं है इसके पास? डिमांड डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। दूसरा, चेक नहीं दे सकता, ठीक है। तीसरा, एनबीएफसी डिपॉजिटर डू नॉट हैव डिपॉजिट इंश्योरेंस लाइक दोज इन द बैंक। इन्होंने क्या बोल दिया? डिपॉजिट का एक इंश्योरेंस होना, कि डिपॉजिट नहीं पे कर पाए तो उसका इंश्योरेंस होगा, इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी प्रॉपर। तो उन्होंने कहा भैया एनबीएफसी के पास ये फैसिलिटी भी नहीं है, मतलब बैंक के पास ये फैसिलिटी है, अगर डिपॉजिट में कुछ इश्यू होता है तो उनका इंश्योरेंस वगैरह सब करा के रखते। तो कुल मिलाकर 3 डिफरेंस बताया, चेक इशू नहीं कर सकती, इनका डिपॉजिट का इंश्योरेंस नहीं होता है, और पहला वाला पॉइंट ये डिमांड डिपॉजिट नहीं करते, ठीक है। तो अभी जो हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा? ये कंपनी है,
इंक्लूड एक्सक्लूड, फिर हमने पढ़ा इसका 50-50 का टेस्ट, फिर अभी हमने पढ़ा कि भैया डिफरेंस बिटवीन, किसमें डिफरेंस बिटवीन, एक तरफ बैंक दूसरी तरफ एनबीएफसी, डिमांड डिपॉजिट नॉट, है ना, इशू नहीं करेगी चेक, डिपॉजिट इंश्योरेंस नहीं होता, क्लैरिटी पक्का। चलो अब यहाँ पे उन्होंने कुछ पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी। पहले मुझे बताओ एनबीएफसी समझ में आया, अब एनबीएफसी के आगे क्या लिखा है, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट मतलब क्या है, थोड़ा पहले कंसेप्ट को समझेंगे। अगर कोई एनबीएफसी है जिसका एसेट, जिसका टोटल एसेट कितना है 500 करोड़ या उससे ज्यादा, उसे उन्होंने बोल दिया भैया तुम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए, हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट हो गई हो तुम तो, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। दिस मींस देयर एक्टिविटी कुड इफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। अगर ये एनबीएफसी सड़क पे आ जाए तो भैया हमारी देश की इकोनॉमी में भी बात आ सकती है। अगर ये एनबीएफसी बहुत अच्छा परफॉर्म करे तो हमारा देश भी आगे बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर वो एनबीएफसी जिसका टोटल एसेट साइज 500 करोड़ या उससे ज्यादा है तो वो एक्चुअली में सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इसको नाम दिया जाता है। क्यों नाम दिया जाता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा डेंट दे सकता है अगर उसको दिक्कत हुई। अब थोड़ा सा समझना, पहले बस बैंकिंग सिस्टम होते थे, एनबीएफसी ये सारे सिस्टम्स नहीं होते थे, लेकिन बैंक को चूना लगा दिया जाता है आराम से, बैंक फेल तो हमारी इकोनॉमी में बात आ जाएगी। तो धीरे धीरे एनबीएफसी सामने है, ये प्राइवेट तरीके से फाइनेंस की फैसिलिटी लोगों को मिलने लगी। तो हमारी सरकार को भी समझ में आया कि हाँ यार इन सारी चीजों को हमें प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि इनको अगर हम प्रमोट करेंगे तो हमारी देश की इकोनॉमी एक्चुअल में स्टेबल पोजीशन में आ रही है, तो इसीलिए इनको बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो इसीलिए एनबीएफसी कंसेप्ट आया और जो इतने सारे कंसेप्ट चैप्टर में पढ़ेंगे वो भी ठीक है। अब एनबीएफसी को इन्होंने लेकर बोला कि अगर इनका 500 करोड़ से ज्यादा का है इनका एसेट तो आप हमारे लिए बस एनबीएफसी नहीं हो, क्या हो, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी। समझ में आ गया। चलो रेगुलेटर्स इनको बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाहते हो तो बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए। तो पहला रिफॉर्म क्या हुआ कि भैया रिव्यू किया गया कि हम एड्रेस करेंगे, क्या एड्रेस करेंगे, रिस्क को क्लोज करेंगे, रेगुलेटरी गैप्स एंड द डिफरेंसेस। अगर कोई दिक्कत हो रही है एनबीएफसी को काम करने में, हम चाहते हैं भैया प्रमोट करना, तो अगर कोई गैप है या कुछ भी डिफरेंसेस है तो उनको रिजॉल्व करो। पहले तो रिस्क आइडेंटिफाई करो कि एनबीएफसी से कस्टमर पब्लिक जनता को तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, इनको काम करने में अगर कोई दिक्कत आ रही तो उन गैप को, इन डिफरेंसेस को ठीक करो, फिल करो। रेगुलेशंस को क्या करो, सिंपल फॉर्म में करो और स्ट्रेंथ दो। किसको स्ट्रेंथ दो, गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को, मतलब काम इंटरनली सिस्टमैटिकली चले। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो हमने पढ़ा, आपकी बुक से आ जाओ, पहली वाली लाइन आपको बता रहा है एनबीएफसी का एसेट साइज कितना होगा 500 करोड़ या उससे ज्यादा, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ओवरऑल इकोनॉमी में इफेक्ट डालेगा, तो उसे हम बोलेंगे। फिर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, फिर उन्होंने बोला नवंबर 2014 में फ्रेमवर्क तैयार किया गया। पहला क्या कि पहले हम देखेंगे क्या रिस्क है, फिर जो भी गैप है उसे ठीक करेंगे, हम सिंपल रेगुलेशन करेंगे और स्ट्रेंथ देंगे गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स। तो कुल मिलाकर लास्ट वाले पॉइंट में आप बोल सकते हो कि इंटरनली सारे काम ठीक से चले उसके लिए होता है ये स्टैंडर्ड्स, गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स। क्लियर है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, अगर कोई भी रेगुलेटरी गैप है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आर्बिट्रेज अराइजिंग डिफरेंसेस रेगुलेशन, अलग अलग रूल्स रेगुलेशन जिस कारण से आपको कंप्लाई करने में इश्यू आ रहे, तो उन डिफरेंसेस को, गैप को हम ठीक करेंगे, बोथ द सेक्टर वाइज और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्लैरिटी है बच्चों। चलिए ये नया कंसेप्ट है एनबीएफसी आपके लिए। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला, रेगुलेटरी सुपरविजन फ्रेमवर्क की बात करें तो फोकस किया जाता है। आए दिन उन्होंने कहा कि हम इनको प्रमोट करना चाहते हैं, तो हमने इनके डिपॉजिटर के प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं। हम चाहते हैं जनता का भी भला हो, ठीक है, जो जनता है कस्टमर हो गया, जिन्होंने यहाँ पे डिपॉजिट दिया डिपॉजिटर हो गया, उन दोनों का भी इंटरेस्ट। और तीसरा क्या बच्चा, हमारे देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, क्योंकि बैंक अगर डूबता है ना तो फाइनेंस हिल जाता है, तो ये सारे लोग आएंगे तो फाइनेंस की फैसिलिटी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तुम खुद नोटिस करो बच्चों, बैंक क्या आसानी से फाइनेंस दे देता है, तुम्हें कार लोन दे देगा, तुम्हें बाइक में, है ना, या फिर एक्टिवा, इन सारे मोपेड गाड़ी में आसानी से दे देता है क्या लोन, नहीं देता है। रूरल एरिया में भी काम आता है। अब मैं कह रही हूँ आईफोन ही को देख लो भाई, आईफोन फाइनेंस हो जा रहा है, लोग जो महंगे महंगे लाखों के फोन लेकर घूम रहे, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां लेकर घूम रहे, तुम्हें क्या लगता है बैंक ने फाइनेंस किया है? ये सब है एनबीएफसी बैठी है। तुम देखो इन सब के कारण चीजें कितनी आसान हो गई है, क्योंकि फाइनेंस की फैसिलिटी, तो ये लोग हैं इनके पीछे, जिस कारण से हमारी इकोनॉमी में पैसे का जो फ्लक्चुएशंस है बहुत आसानी से हो पा रहा है, क्योंकि बैंक ये सारी फैसिलिटी नहीं दे पा रहा था। ठीक, लेकिन नुकसान भी नहीं होना चाहिए, तो हर तरीके से चीजें मैनेज हो। यहां तक चीजें क्लियर है। नीचे आएंगे, इन्होंने कहा स्केलेबल
बेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एनबीएफसी के लिए ना इन्होंने कुछ बेस बना के रखा है। अब उन्होंने बोला है कि 4 लेयर पिरामिड है यहाँ पर, 4 लेयर पिरामिड। यहाँ पे पहला बेस, दूसरा मिडिल, तीसरा अपर और चौथा क्या लिखा है, टॉप लेयर। अब थोड़ा इस कंसेप्ट को समझेंगे, आओ सिंपल लैंग्वेज में। आरबीआई ने ये 4 लेयर फ्रेमवर्क बनाया, 2022 में बनाया था अक्टूबर में। 4 लेयर में सबसे पहला लेयर बेस, मिडिल, अपर एंड टॉप लेयर। अगर मैं बेस लेयर की बात करूंगी, समझो एनबीएफसी के टाइप्स है, एनबीएफसी के क्या है, टाइप्स। पहला टाइप सबसे छोटा टाइप है, बेस लेयर। इसको बोला कि भाई ये स्मॉल है, ये क्या नहीं एक्सेप्ट करता, नॉन डिपॉजिट। ये वो एनबीएफसी है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है। हमने पढ़ा था डिमांड डिपॉजिट नहीं, डिपॉजिट तो लेता है लेकिन कौन सी फैसिलिटी नहीं देता है, डिमांड वाली नहीं देगी। अगर तुमने डिपॉजिट कर दी तो 2 साल के लिए डिपॉजिट, बीच में तुम मांगोगे नहीं देने वाले हम, डिमांड डिपॉजिट नहीं, लेकिन डिपॉजिट तो एक्सेप्ट करता है ना। तो कुल मिलाकर हम लेयर्स पढ़ रहे हैं। पहला लेयर बेस लेयर है, ये सबसे छोटा एनबीएफसी होता है, छोटा बिजनेस करता है। और जो छोटा बिजनेस है इसको क्या बोला कि भैया तुम क्या नहीं एक्सेप्ट करोगे, तुम डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करोगे, तुम्हें बस लोन एंड एडवांस देना है, ठीक है। आपका जो एसेट साइज होगा छोटा है ना, तो कितना होगा, 1000 करोड़ से कम। एग्जाम्पल दिया है, पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल, आपकी बुक में और भी एग्जाम्पल्स है, लेकिन कोर बात 2 है। कोर बात पहले तो स्मॉल है, ठीक है, इसका एसेट साइज कितना है, 100 करोड़ से, सॉरी 1000 करोड़ से कम है। फिर क्या बोला, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता, कौन सा वाला, बेस लेयर। बेस लेयर, बेस लेयर की बात हो रही है, रुको, हम एनबीएफसी के टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो पहला टाइप क्या पढ़ रहे हैं, बेस सी। बेस लेयर सबसे छोटा है, 1000 से कम है इसका एसेट और डिपॉजिट भी एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बोला, मिडिल लेयर, थोड़ा इससे बड़ा होगा, लार्ज डिपॉजिट होगा, मतलब ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, ठीक है। एंड दोज एसेट्स, एसेट्स कितने होंगे, 1000 करोड़ से ऊपर। एग्जाम्पल दे रखा है, हाउसिंग फाइनेंस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज होगी, ये मिडिल लेवल के। क्या बेस और मिडिल समझ में आ रहा है, देखो ये बस कुछ नहीं, हायरार्की है, छोटा फिर और बड़ा फिर और बड़ा फिर और बड़ा, ऐसा है। पहला दूसरा समझ में आ गया, ठीक है। 1000 वाला एसेट याद रखना, ठीक है, और डिपॉजिट वाली बात याद रखना। चलो आगे, फिर तो एग्जाम्पल्स है। तीसरा अपर लेयर क्या बोलता है, एनबीएफसी नीड एक्स्ट्रा सुपरविजन ड्यू टू देयर साइज एंड रिस्क। ये बहुत बड़े हैं, इनका साइज भी बहुत बड़ा है और इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा है। टॉप एनबीएफसीज, इंडिया के जो टॉप एनबीएफसीज है वो किस में आते हैं, अपर लेयर में आते हैं। टॉप लेयर क्या है फिर, जब टॉप लेयर 10 इसमें आते हैं तो टॉप लेयर क्या होगा, इन्होंने कहा इनिशियली ये अभी खाली है, टॉप लेवल में तो कोई अभी है ही नहीं, बट कैन बी इंक्लूडेड। एनबीएफसी क्या कर सकता है, सिग्निफिकेंट रिस्क जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, इफ द आरबीआई डीम नेसेसरी, तो वो टॉप लेयर में भी डाल देंगे, लेकिन अभी टॉप लेयर में कोई भी नहीं है। कुल मिलाकर हम इंडिया के पूरे 5 लेयर समझ रहे, बेस, मिडिल, अपर, टॉप, ठीक है। बेस में बोला 1000 से कम के एसेट्स है और डिपॉजिट नहीं लेता। मिडिल क्या बोलता है, 1000 से ऊपर है और डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। अपर बोलता है इंडिया के टॉप 10 इसी में आते हैं, जिसमें साइज भी बड़ा है, रिस्क भी बड़ा है। लेकिन जो टॉप लेयर है अभी तो एकदम खाली है, लेकिन जब चाहे आरबीआई इसको फिल कर सकता है। लेकिन इसमें जो रिस्क होगा, अपर में जो रिस्क था, अपर में जो रिस्क था इन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा होता है, लेकिन यहां जो रिस्क होगा वो क्या रिस्क होगा, सिग्निफिकेंट, बहुत ही ज्यादा रिस्क होगा, तो यहां डाल दिया जाएगा कि भैया ये इस टाइप की एनबीएफसी है। तो लेयर के हिसाब से भी इन्हें पहचाना जा सकता है। इन्होंने कहा और तरीके से हम तुम्हें समझाएंगे, अलग अलग तरीके से समझाएंगे। इन्होंने कहा हम कैटेगरी वाइज भी समझाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। एनबीएफसी के और टाइप, लाइबिलिटी बेसिस में बोला कुछ एनबीएफसी होती है क्या जो करती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और कुछ डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ये सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट क्या था, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, जिनका एसेट साइज 500 करोड़ से ज्यादा है वो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट थी। इन्होंने कहा साइज या फिर अदर नॉन डिपॉजिट। फिर उन्होंने बोला एक्टिविटी, ये नाम दिख रहे, एसेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पूरी लिस्ट दे रखी है और इस लिस्ट को उन्होंने कहा कि 1 बाय 1 यहां समझाएंगे, ये पूरी लिस्ट है। तो कुल मिला के हम एनबीएफसी के टाइप पढ़ रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगी एक्सेप्ट डिपॉजिट वाला टाइप तो क्या होगा, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, नॉन बोलता है नहीं करता है, सिस्टमैटिकली 500 करोड़ से ऊपर। अब नीचे ये सब पूरी लिस्ट दे दी, इस लिस्ट में आपकी बुक ने बहुत डिटेल में दे रखा है और नीचे जाके फिर से डिटेल करी, तो 2 बार डिटेल करेगी। हम एक ही डिटेल पढ़ेंगे थोड़ा शॉर्ट में।
ठीक है, तुम अपनी बुक में बस वो इंपॉर्टेंट मार्क करते जाना जो मैं शॉर्ट शॉर्ट में बताते जाऊंगी। पहला क्या लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा है, पढ़ क्या रहे मुझे बताओ। एनबीएफसी के टाइप है, एनबीएफसी के टाइप है एसेट फाइनेंस कंपनी। इसका फुल फोकस क्या है, जो फिजिकल एसेट होगा ना उसको फाइनेंस की फैसिलिटी देना। बजाज फाइनेंस क्या कर रहा है, बजाज फाइनेंस फिजिकल एसेट को क्या देता है, फाइनेंस की फैसिलिटी देता है। वॉशिंग मशीन खरीदना है, बजाज फाइनेंस, ठीक है, गाड़ी खरीदनी है, बजाज फाइनेंस, कुछ भी हाउस होल्ड चीज खरीदना है, फिल्टर खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, बजाज फाइनेंस जिंदाबाद। ठीक है, तो इन्होंने कहा एसेट फाइनेंस कंपनी वो कंपनी है जो एसेट को क्या करती है, फाइनेंस करती है, सपोर्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे व्हीकल हो गया, मशीन हो गया, एक्सेट्रा। इन्होंने कहा एटलीस्ट इनका 60% टोटल एसेट और इनकम मस्ट कम फ्रॉम द फाइनेंसिंग दिस एसेट। मतलब हमने पहले एनबीएफसी का 50-50 टेस्ट पढ़ा था, बताओ जरा 50-50 टेस्ट क्या था। फाइनेंशियल एसेट 50 और उसकी इनकम भी 50। इन्होंने कहा एसेट फाइनेंस वाला जो एनबीएफसी होगा ये 50-50 नहीं लगेगा, उसमें क्या लगेगा 60-60 लग रहा है। इन्होंने कहा भैया एटलीस्ट 60% टोटल एसेट, क्या लिखा है, एटलीस्ट आपका 60% टोटल एसेट और इनकम मस्ट कम फ्रॉम द फाइनेंसिंग दीज एसेट। तो वहां 50-50 एनबीएफसी में आएंगे। अब एनबीएफसी के टाइप पढ़ रहे तो सारे टाइप में ना चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या बोल दिया 60। तो एसेट फाइनेंस कंपनी का मीनिंग क्या हो गया, एसेट फाइनेंस कंपनी एक एनबीएफसी है, टाइप ऑफ एनबीएफसी है जिसका 60% पैसा फिजिकल फाइनेंस वो करता है किसके, एसेट्स की। समझ में आ रहा है पक्का। इन्वेस्टमेंट, अब ये एनबीएफसी का दूसरा टाइप, क्या बोला, इसका फोकस एरिया क्या है, क्या है फोकस एरिया, सिक्योरिटीज खरीदने का काम है। इन्वेस्टमेंट एनबीएफसी है ना, अगर ये एनबीएफसी है और ये कह रहा है नहीं मैं क्या करूंगा, एसेट को फाइनेंस करूंगा, ये एनबीएफसी है ये क्या बोल रहा है, मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं सिक्योरिटीज खरीदूंगा। लोन, मतलब इनका फोकस एरिया क्या होगा, लोन। नाम से काम समझ में आ रहा है, नाम से काम समझ में आ रहा है। लोन एंड एडवांस प्राइमरी फंक्शन, मेन काम इसका ही होगा, अदर काम भी वो करेंगे लेकिन मेजोरिटी में काम यही करेंगे। नेक्स्ट क्या बोला, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस। खुद से सोचो नहीं नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, ब्रिज, रोड, फ्लाईओवर, ये सब। ठीक है, वेरी गुड। रॉ मटेरियल्स, एटलीस्ट 75% ऑफ एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीजों को लोन देंगे। अब देखो 50% नॉर्मल एनबीएफसी का है, 60% किसमें पड़ा, एसेट फाइनेंस में, 75% किसमें पड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर। आप इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी तब कहलाओगे जब आपका 75% किसमें होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का लोन दोगे आप। मिनिमम नेटवर्थ, लेकिन क्योंकि आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर एनबीएफसी, इंफ्रास्ट्रक्चर में ना मोटा पैसा लगता है। खुद सोचे फ्लाईओवर बनने में क्या कम पैसे लग रहे होंगे क्या, बहुत मोटा पैसा लग रहा होगा। इनको फाइनेंस देना तो आप कम से कम खुद का क्या होना चाहिए, आपका 300 करोड़ आपकी क्या होनी चाहिए, नेट ओन फंड होना चाहिए। आपका खुद का 300 करोड़ होना चाहिए, बाकी फिर किसी और से लिया हुआ होना चाहिए। और इन्होंने क्या बोल दिया, ये एक रेशियो होता है। ठीक है, ये आपका क्रेडिट रेटिंग सॉरी CRAR एक रेशियो होता है, ये रेशियो आपका कम से कम 15% होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में। नेक्स्ट क्या बोला, सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट। लेकिन तुमने सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट पढ़ा है, ये क्या बोला इन्होंने, सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब देखो ये शॉर्टकट तरीके से लिखेंगे, CIC मतलब क्या है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। ND मतलब क्या है, नॉन डिपॉजिट। ND मतलब क्या है, नॉन डिपॉजिट। SI क्या है, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। ये जो कोड वर्ड है ना ये पूरे चैप्टर में यूज करेंगे, समझ जाना। ठीक है, CIC क्या बोला, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब नाम से काम समझो, इनका कोर काम क्या है, इन्वेस्टमेंट। इनका कोर काम क्या है, इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये साथ में क्या है, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट भी है। मतलब ये बड़ा पैसा 500 करोड़ वो, और ND मतलब ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करती नहीं है। नाम से काम समझ में आया कि नहीं आया। एटलीस्ट 90% ऑफ एसेट, क्योंकि इसका कोर काम क्या है, इनका कोर काम क्या है, इन्वेस्टमेंट, तो 90% एसेट क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, और एसेट कितना होगा इनका, 100 करोड़, और एक्सेप्ट करेगी पब्लिक फंड, एक्सेप्ट करेगी पब्लिक फंड, मतलब डिपॉजिट नहीं लेगी। समझ में आ रही है बातें। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी, भैया ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 4 और 6 जरा नाम घुर घुर कर देखो, नाम इनके घुर घुर कर देखो। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। 4 क्या बोल रहा था, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजों में लोन देते हैं। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये शॉर्ट टर्म के लिए दे रहा है और ये क्या दे रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए दे रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादातर चीजें लॉन्ग टर्म की होती है, जो शॉर्ट टर्म की तो वो ऊपर वाला देगा।
कैन इशू, ये कौन क्या इशू करते हैं, बॉन्ड इशू करेंगे, ठीक है। एटलीस्ट मिनिमम मिनिमम मैच्योरिटी 5 years की है, मतलब मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कौन सा वाला, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, नाम से काम समझो। माइक्रो फाइनेंस मतलब क्या होगा, छोटे छोटे, ठीक है। प्रोवाइड दी माइक्रो लोन हाउस होल्ड के लिए, मेंटेन 85% एसेट, स्मॉल लोन। आपकी बैलेंस शीट उठा के देखेंगे ना तो 85% एसेट आपका क्या होना चाहिए, छोटे छोटे लोन, स्मॉल माइक्रो फाइनेंस ही आपने दिया हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? हम कोर बात पढ़ रहे हैं क्योंकि डिटेल में फिर से पढ़ेंगे, ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन डिटेल में भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। एनबीएफसी फैक्टर पहली बार सुन रहे हो? फैक्टर्स का मीनिंग समझा रही, पहले अंदर का समझो। 50% ऑफ एसेट 50%, मतलब ये क्या बोल रहा है, 50-50, लेकिन 50% आपका किससे आना चाहिए, फैक्टरिंग बिजनेस। चलो फैक्टरिंग बिजनेस समझेंगे। सुना है क्या फैक्टरिंग, वसूली भाई समझते हैं क्या होता है वसूली भाई? मैंने इन दोनों को लोन दिया, ठीक है, इन दोनों ने लोन मुझे नहीं चुकाया, मैंने इन दोनों को अपॉइंट कर लिया, तुम दोनों मेरे वसूली भाई हो, तुम दोनों मेरे फैक्टर्स हो, ठीक है। तो ये एनबीएफसी क्या बनती है, तुम लोग एनबीएफसी हो, ये एनबीएफसी कौन सा वाला काम करिए, फैक्टरिंग का काम करे, वसूली का काम करे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यस, ऐसी एनबीएफसी भी होती है जो फैक्टरिंग का काम करे। क्लैरिटी है बच्चों? तो उन्होंने कहा आपकी बैलेंस शीट उठा के देखेंगे 50% आपका वसूली में होना चाहिए एसेट, और वहीं से इनकम जनरेट होनी चाहिए। तो आप कौन सी वाली एनबीएफसी हो, फैक्टर वाले एनबीएफसी हो। डन डन डन। नेक्स्ट, मॉर्गेज गारंटी कंपनी, समझ जाओ काम क्या होगा। मॉर्गेज में कुछ गिरवी रखते हो, गारंटी देती होंगी एनबीएफसी, ठीक है। 90% ऑफ बिजनेस इनकम इनका मॉर्गेज गारंटी से आता हो, और इनका खुद का पैसा लगा होना चाहिए 100 करोड़ तक का। नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, क्रिएट होल्ड, ये एक न्यू टाइप ऑफ बैंक है। एंटिटीज, फाइनेंशियल एंटिटीज बाय दी प्रमोटर्स, कुछ नहीं, प्रमोटर ही फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है और डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है, वही 500 करोड़ से ऊपर विदाउट टेकिंग पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेती है। समझ में आ रही है चीजें? पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, अलग अलग टाइप्स। कौन सा वाला, नॉन ऑपरेटिव। नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल वाला क्या बोलता है, नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, ये कह रहे हैं भैया होल्डिंग कंपनी ही फाइनेंस की फैसिलिटी दे रही है, होल्डिंग कंपनी प्रमोटर्स ही अपनी सब्सिडी को फाइनेंस की फैसिलिटी दे रही है। ये टाइप की जो रहती है उन्हें हम एनबीएफसी बोलते हैं, ठीक। तो ये सारे टाइप्स पढ़े आपने, जो ये ऊपर नाम लिखे थे ये डिटेल में पढ़े, ठीक है, इनकी डिटेलिंग में ज्यादा नहीं जाना। इन्होंने आपको बता तो दिया एनबीएफसी, खुद से सोचो। अगर मैं कहूंगी बेनिफिट क्या है, एनबीएफसी के आने के पीछे बेनिफिट क्या है, बताओ जरा। इंटरेस्ट रेट कम तो नहीं लगता, वैसे मैं बताऊंगी ज्यादा लगता है, प्रोसीजर कम हो गया है, आसानी से मिल रहा है, बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे। तुम नोटिस करो, ऑनलाइन हो जाते हैं, तुम नोटिस करो, बैंक से लोन लेना है तो लंबी लंबी लाइन में लगो, ये तो घर आ जाते हैं भाई। हाँ, कार्ड बन गया, बजाज फाइनेंस का कार्ड बन गया, मस्त लो, उसी से उठाते रहो। जितना आप जल्दी जल्दी पे करते जाओगे उतनी आपकी लिमिट बढ़ती रहती है। आपने 1 लाख का सामान जल्दी पैसा चुका दिया, चलो अब 2 लाख की लिमिट हो गई, चलो 2.5 की हो गई, 3 की हो गई। तो इनके काम बहुत आसान है, ये हमारी इकोनॉमी में एक्चुअली में बूम दे रहा है। तो इन्होंने क्या बोला, कंपेरेटिवली इंटरेस्ट रेट। अब इन्होंने ये बात बोल तो दी है, कुछ माइक्रो फाइनेंस ये सारे लोग फिर भी कम देते, सारे के सारे नहीं। इन्होंने कहा इक्का दुक्का देते हैं कम, उस इक्का दुक्का कम देने वाली बातों को उन्होंने बोल दिया कंपैरेटिवली इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा लो होगा, जनरल रूल ज्यादा रहता है। बता रही मैं, अगर बैंक में रेट चल रहा होगा 7%, ये लोग तुमसे 11% ले रहे होंगे, क्योंकि आसानी से मिल रहा है ना, तुम्हारी कुछ देख भी नहीं रहे। हाँ, 24% कितनी बड़ी बात है भाई। वही तो, आईफोन यार, आईफोन के पीछे जो दुनिया हमारी पागल हो गई है ना। अरे भाई, कितने तो तुम लोग वीडियोस देखते रहते होंगे, रील वील देखते रहते हैं कि बेचारी माँ है, सब्जी बेचती है, फूल बेचती है, बच्चा अनशन में बैठ गया, 10 दिन तक खाना नहीं खा रहा है, तो जैसे तैसे पैसे जोड़कर उसे आईफोन दिला रही है, और वो बच्चा इतना खुश, हाँ हाँ हाँ, अब वो रोते रोते बोल रही है कि यार खाना नहीं खा रहा था इसलिए दिलाना पड़ गया। अब क्या बोले ऐसे बच्चों को। हाँ मतलब, हाँ मर जाओ, ऐसे बच्चों को मर जाना चाहिए कि भाई, ऐसे ऐसे एक दिन वो मर ही जाएगा भाई।
इस तरीके से रहेगा। चलो, तो ये सब इन्हीं की देन है ना। ये लोग फाइनेंस की फैसिलिटी दे रहे हैं इन सब से। इतनी महंगी महंगी बाइकें तुम लोग देख रहे होंगे, है ना, कि फाइनेंस के दम पे आ रहा है। शो ऑफ की दुनिया फाइनेंस के दम पे चल रही है। जितनी शो ऑफ की दुनिया चल रही है फाइनेंस के दम पर। सब सब सब। अरे, इतना एक्सीडेंट होते, इतनी स्पीड चलाते हैं। हाँ, रेसर वेसर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे तो। चलो, समझ में आया। प्रोसेस क्या होता है? क्विक प्रोसेस होता है, लेस रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। ये तो बस ऊपर ऊपर से पढ़ा जा सकता है बच्चों। क्या लिखा है? लास्ट रिसोर्ट ऑफ बोरिंग, मतलब अगर कहीं नहीं मिला ये तो दे ही देंगे। अभी बताया ना, 24 टका बताया ना, ये तो दे ही देंगे। किसी को भी दे, कुछ नहीं देखते उनका, क्या कमाता है कैसे कमाता है कुछ नहीं देखते, कुछ भी नहीं। चलो, फिर क्या लिखा है? केटर्स कस्टमर की नीड, है ना। वैसे तो बेसिक नीड अब खत्म हो चुकी है, लोग बेसिक नीड को साइड कर कर, है ना, लग्जरियस नीड इससे अपनी फुलफिल कर रहे हैं। लोन अवेलेबल हो रहा है किसको? इंडिविजुअल्स जिनकी क्या है, पुअर क्रेडिट रेटिंग है, ये वहां पर आ पाए हैं। चलो, तुमने सुना ही होगा, ऐसे कहते मोबाइल शॉप्स जो रहती है उसके सामने ऐसा बड़ा सा बोर्ड लगा रहता है, स्टूडेंट्स को 0% फाइनेंस सर्विस मिल जाएगी। मतलब स्टूडेंट को मस्त बिगाड़ने की स्कीम है ना। बस ब्याज, बस मेन तो वही मार्केट वही है, मेन इनका जो, है ना। चलो, अब इन्होंने कहा चलो डिफरेंस पढ़ेंगे। पहला क्या बोला? ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है लेकिन डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता। देखो, इसका डिफरेंस यहां लिखना चाहिए था, यहां ही लिख दिया इन लोगों ने। इन्होंने कहा कि हाँ, अंडर द स्कीम, स्कीम के अकॉर्डिंग किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं करता। जनरल रूल नहीं करता है, लेकिन अगर कोई स्कीम होगी तो उसमें किया जा सकता है। रेगुलेशन, बैंक में कौन से रेगुलेशंस लगते हैं? आरबीआई लगता है, और बीआर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट शॉर्टकट यूज करते बहुत नालायक है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, बैंकिंग रेगुलेशन, ठीक है। और आरबीआई, इन्होंने कहा भैया यहाँ पे तो एनबीएफसी एक कंपनी है तो कंपनीज एक्ट और आरबीआई, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नहीं लगता, क्यों? क्योंकि ये बैंक नहीं है ना। बैंक ने तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्यों लगेगा? चलो, स्कोप, इन्होंने कहा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने जो लिमिट दे रखी है बैंक वही सारे काम करेगा, ठीक। इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई लिमिट इसकी है नहीं, लेकिन जो भी अदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो अलाउड है वो कर सकता है। इसके लाइसेंस लेने का, रजिस्ट्रेशन होने का तरीका क्या है? एकदम स्ट्रिंजेंट, बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत फॉर्मेलिटीज होती है। इन्होंने यहाँ पे बोला भैया ये तो बहुत इजी होता है। इन्होंने कहा लोन सैंक्शन प्रोसेस, यस, इसमें बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होती है, उसमें इजियर होता है, फास्टर होता है, कुछ भी नहीं देखेंगे तुरंत मिल जाएगा तुमको, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो नो, बैंक नॉन बैंकिंग एक्टिविटी नहीं करेगा। बैंक है तो नॉन बैंकिंग एक्टिविटी नहीं करेगा ना, बैंकिंग एक्टिविटी करेगा। और ये क्या कह रहा है? कैन नॉट प्रोवाइड चेकिंग फैसिलिटी, बहुत सारे काम। फॉर एग्जाम्पल तुम देखोगे, लॉकर की फैसिलिटी, ये सब कौन देता है तुम्हें? बैंक देता है। बहुत सारी चीजें ये सब नहीं देता है। बात समझ में आ रही है? चलो, फिर क्या बोला? ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी कौन देता है? बैंक देता है, एनबीएफसी नहीं देता है, ठीक है। सिर्फ आप समझो थोड़ा सा, क्या बोल रहे हैं? चेकिंग मतलब कि, नहीं, चेक वो वाला चेक नहीं, चेकिंग मतलब कि अदरवाइज जो भी आपके अकाउंट में कितना पैसा है, कितना कर सकते हैं, ये सारी फैसिलिटी। अकाउंट आपका बैंक में तो बैंक में होगा, एनबीएफसी में थोड़ा ना कोई अकाउंट है। क्लैरिटी है बच्चों? अब इंपॉर्टेंट समझो, थोड़ा समझेंगे। सरफाइसी एक्ट और डीआरटी, सरफाइसी एक्ट और डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, थोड़ा कंसेप्ट को समझेंगे। बैंक वैंक बेचारे, इनको अगर किसी ने चूना लगा दिया तो ये कहाँ शिकायत करेंगे? इनका कौन सा एक्ट है? तो इनके दो एक्ट है, सरफाइसी एक्ट और डीआरटी लॉ। ये दोनों लॉ आपके प्रोफेशनल्स में होते हैं, प्रोफेशनल के सब्जेक्ट होते हैं, हम वो डिटेल में वहां पढ़ेंगे। लेकिन शॉर्ट में समझो, बैंक को अगर कहीं से कोई लॉस हो रहा है तो सरफाइसी एक्ट में उनका केस चल रहा होगा, डीआरटी लॉ में चल रहा होगा। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर एनबीएफसी का है, इन्होंने कहा भाई एनबीएफसी यहां सरफाइसी एक्ट में इनका केस डीआरटी में नहीं जाता, लेकिन कुछ स्पेसिफाइड है। कुछ एनबीएफसी, क्या लिखा है 196 सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो कुछ स्पेसिफाइड है, जो सीजी स्पेसिफाइड कर दे उनका केस जाएगा, अदरवाइज जनरल रूल नहीं जाएगा। जनरल रूल नहीं जाएगा, जो स्पेसिफाइड कर रखा है सीजी ने वो वाले एनबीएफसी चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो बैंक में मैक्सिमम 74% बाहर का पैसा आ सकता है, और एनबीएफसी में क्या बोला? 100%। लेकिन कुछ एक्टिविटीज है, 18 ही काम है जो अलाउड होंगे वो एनबीएफसी को, 18 टाइप के काम, उसके अलावा कुछ नहीं। बाहर का रहे तो कुछ चीजों में रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ द रिजर्व रेशियो, इनको तो भाई तुमने सुना होगा, सीआरआर,
कुछ कैश रिजर्व रेशो याद आ रहा है, कुछ स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशो कुछ याद आ रहा है? कब पढ़ते थे? इको में पढ़ा होगा आपने 11th-12th में। अच्छा, सीआरआई इन सब में पढ़ा होगा। अब वहां पे इन्होंने ये सब बोला कि भैया बैंक को रिजर्व्स मेंटेन करने हैं, कुछ बस करने होते हैं जो स्पेसिफाइड है, सारी चीजें नहीं। प्रियोरिटी की अगर बात की जाए तो मिनिमम एक्सपोजर है, ठीक है, टू दी प्रियोरिटी सेक्टर। कुछ ही एरियाज को प्रियोरिटी दी जाती है बैंक में, और उन्होंने कहा इसमें ये सारी कोई बातें एप्लीकेबल नहीं है, जो काम करना है करो, एकदम कोर होकर करो बस। बात समझ में आ रही है? डिफरेंस समझ में आए? बैंक फिर भी ज्यादा भरोसेमंद, ठीक है, ज्यादा एक्ट रूल्स रेगुलेशन उसमें लगते, रूल्स रेगुलेशन लगते तभी तो भरोसेमंद है, तभी तो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है, और ये थोड़ा सा रिस्की होता है कंपैरिजन वाइज, ठीक है। इन्होंने कहा चलिए एनबीएफसी को बनाते, इनकॉर्पोरेट करते। एनबीएफसी को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे? सबसे पहले एनबीएफसी तो भैया कंपनी, तो कंपनीज एक्ट फॉलो करो, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग उससे कंपनी बनाओ। फॉर्म कुछ याद आ रहा है? कैसे फॉर्म से बोलते थे? स्पाइस प्लस, नॉर्मल कंपनी बनाने का फॉर्म है। इन्होंने कहा भैया अपना मेमोरेंडम, और प्लीज मेमोरेंडम में लिखा होना चाहिए कि आप एक एनबीएफसी हो तो आप ये फैसिलिटी दोगे। मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में काम लिखोगे, क्या लिखा होना चाहिए? लेंडिंग फैसिलिटी, इन्वेस्टमेंट हो गया, लीजिंग हो गया, रिसीविंग डिपॉजिट, ये लिखा होना चाहिए। साफ साफ इन्होंने बोला कंपनी तो बना ली, मेमोरेंडम में लिख तो दिया, अब ऐसे एनबीएफसी नहीं बन जाओगे, तुरंत जाओ आरबीआई के पास रजिस्ट्रेशन कराओ कि भैया हम एज ए एनबीएफसी काम करें। पहले कंपनी बना लो, एमओ ये सब कर लो, फिर आरबीआई के पास जाके रजिस्ट्रेशन करने का। आरबीआई के एक्ट का सेक्शन नंबर बताया, एनबीएफसी वर्क नहीं करेगी जब तक उसे आरबीआई से सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, और खुद का वो पैसा लगाएगा। कितना पैसा लगाएगा? 25 लाख, लेकिन जो 100 करोड़ तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। सर्टेन एनबीएफसी है जो अदर रेगुलेटरी से के थ्रू रेगुलेट होते, एग्जाम्पल सेबी हो गया, आईआरडीए, ये सब अलग अलग रेगुलेटर्स हैं जो रेगुलेट करते, लेकिन एनबीएफसी को अलग अलग जगह पे रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आरबीआई चाहे तो उन्हें छूट दे सकता है। पढ़ क्या रहे वापस? एनबीएफसी को क्या करना है? रजिस्टर करना है। अगर रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले क्या बनाओ? कंपनी। कंपनी बनाने के मेमोरेंडम में लिखो वो सारे काम, फिर आरबीआई के पास जाओ, रजिस्ट्रेशन कराओ, वो सर्टिफिकेट देगा। आपका खुद का पैसा कम से कम कितना लगा होना चाहिए? 25 लाख। मैक्सिमम कितना होगा इस एनबीएफसी में? 100 तक का। लेकिन उन्होंने कहा अब हो सकता है आप एक एनबीएफसी हो तो आपको 2 जगह रजिस्ट्रेशन करने पड़ रहे, मे बी सेबी के पास, आईआरडीए के पास, लेकिन आरबीआई चाहे तो ड्यूल रजिस्ट्रेशन से आपको छूट देगी। आरबीआई बोलेगी तुमने हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लिया ना, अब आपको अलग से कहीं और करने की जरूरत नहीं है, वो आरबीआई के पास डिस्क्रिएशन पावर है। अब यही चीज यहाँ पे हमने पढ़ी। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग मेमोरेंडम स्पाइस प्लस, नॉन बैंकिंग तब तक नहीं करेगा जब तक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 25 लाख, 100 करोड़ मैक्सिमम। आरबीआई चाहे तो आपको छूट दे सकती है डबल रजिस्ट्रेशन से। बात समझ में आ गई? बोलो मेरे बच्चों। चलो, फिर बोला उन्होंने रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस। बच्चों अब ये प्रोसेस आ गई, प्रोसेस में क्या होगा खुद सोचो तुम। कुछ डॉक्यूमेंट होंगे, लिस्ट होगी, प्रोसेस होगी, ये सब हो जाएगा तो एक्सेप्ट होगा, आरबीआई को ठीक नहीं लगेगा तो क्या करेगा? रिजेक्ट। तो एकदम फटाफट वाला पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, मिनिमम एक डायरेक्टर रख लेना भाई, एनबीएफसी का काम चालू करने वाले। एक डायरेक्टर कम से कम ऐसा होना चाहिए जिसको किसका नॉलेज हो? एनबीएफसी का बैकग्राउंड पता हो, सीनियर बैंकर होना चाहिए, फुल टाइम डायरेक्टर होना चाहिए, वो क्लीन क्या होना चाहिए? सिबिल, सिबिल सुना सुना सा कुछ लग रहा है, इसकी सिबिल खराब हो गई, इसकी सिबिल अच्छी है। क्रेडिट स्कोर वेरी गुड। बच्चों अगर आपने कभी लोन लिया है, पहली बात तो लोन कभी कभार ले लेना चाहिए जब काम करना चालू करोगे, अभी नहीं कि नहीं नहीं दीदी ने बोला था लोन लेना है, घर पे जाके लोन ले रहे, है ना? वही तो, क्योंकि सिबिल अच्छी हो जाएगी, है ना? अच्छी बात है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ना, अगर कभी लोन नहीं लेना है ना तो फिर बात अलग है, लेकिन अगर कभी ना कभी जीवन में किसी लोन से लेने देना पड़े तो सबसे पहले बैंक ना आपकी सिबिल ही चेक करता है। और सिबिल कैसे देखता है? आपने कभी लोन लिया तो उसमें डिफॉल्ट नहीं किया, सिबिल अच्छी है। पहली बार लोन ले रहे हो तो उनको डर लगेगा ना तुमको लोन देने में, तो एक आध बार छोटा मोटा लोन लेकर इसे ठीक करके दिखा दो, अगर कभी बड़ा लोन लेना हो तो, ठीक है, चुकाओ उसे, इससे आपकी सिबिल रिकॉर्ड अच्छी होती है। आज घर पे जाकर लोन लेने की बात मत करना, जब कमाने लगोगे तब होती है बातें। ये बात वहां आ रही है। चलो, समझ में आ गया? देखो बुरी थी उस विजय माल्या का तो केस ही अलग है। बैंक के एम्प्लॉइज मिले हुए थे, लोन पे लोन, लोन पे लोन देते गए, फिर कैसे बिल बिगड़ गई, अब बिगड़ गई, है ना? चलो, मिनिमम एक डायरेक्टर जो एनबीएफसी बैकग्राउंड का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिबिल उसकी अच्छी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एनबीएफसी को समझे, फाइनेंस बिजनेस को समझे। भैया काम करने आ रहे हो एनबीएफसी को तो प्लीज ऐसे एक बंदे को रखो। फिर उन्होंने बोला
जहां जहां बैंक लिखा है ना, बैंक का मतलब आरबीआई है। जहां जहां बैंक लिखा है उसका मतलब क्या है, आरबीआई। बैंक कंसीडर करेगा आपकी एप्लीकेशन, दैट मींस आरबीआई कंसीडर करेगा आपकी एप्लीकेशन को फॉर द रजिस्ट्रेशन। ये सारी कंडीशन देखेगा। आरबीआई को आपने एप्लीकेशन दे दी रजिस्ट्रेशन के लिए, अब वो सब देखेगा। क्या देखेगा, क्या आप इस पोजीशन में हो प्रेजेंट और फ्यूचर डिपॉजिटर का पैसा पे कर सको, आपके जो अफेयर्स है प्रेजेंट और फ्यूचर डिपॉजिटर के अगेंस्ट तो नहीं है, आपका जो जनरल कैरेक्टर है मैनेजमेंट का, कोई पब्लिक इंटरेस्ट या डिपॉजिटर के प्रेजुडाइज तो नहीं है, एडुकेट कैपिटल स्ट्रक्चर, अच्छा खासा पैसा है आपके पास, बैंकिंग बिजनेस करने जा रहे हो, बैंकिंग बोल रही हूँ एनबीएफसी, बैंक से रिलेटेड सर्विस देने वाले हो फाइनेंस की, तो आपके पास पैसा भी तो होना चाहिए। ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बिजनेस ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया में दे रहे हो काम, नॉट प्रेजुडाइज ऑपरेशन फाइनेंशियल सेक्टर, इन पे तो इफेक्ट नहीं आएगा। अदर कंडीशन, ये सारी कंडीशन अगर फुलफिल लगेगी तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर गड़बड़ लगेगा तो क्या कर दिया जाएगा, देने के बाद कैंसिल भी किया जा सकता है। कब कब कैंसिल किया जाएगा, पहला हमने आपको दे दिया था लेकिन अब आपने खुद से क्या कर दिया, बिजनेस सीज कर दिया, बिजनेस सीज करिए तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे ना हम, ठीक है। दूसरा, फेल टू कंप्लाई, हमने कहा था सर्टिफिकेट दे रहे कुछ कंडीशन फुलफिल करे ना, कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो फेल टू फुलफिल एनी कंडीशन, डी से लेकर जी तक, ये अभी जो पॉइंट पढ़ा ना हमने, ये डी पॉइंट ई एफ जी, डी से ई, ये सारे पॉइंट्स सेटिस्फाइड नहीं करोगे तो खत्म, फेल हो गए। हमने कहा था भैया एक डायरेक्टर रखना, ठीक है, सॉरी, कंप्लाई एनी डायरेक्शन, आरबीआई जो डायरेक्शन बोलेगी उसे फॉलो करो, तुमने फॉलो नहीं किया। नेक्स्ट, अकाउंट मेंटेन करने को बोला था, नहीं किया। बुक्स ऑफ अकाउंट का इंस्पेक्शन अलाउड करना था, आपने नहीं करने दिया। प्रोहिबिटेड, आपको साफ बोल दिया था आरबीआई ने, क्या बोल दिया था, डिपॉजिट एक्सेप्ट मत करना, आप नालायक होकर लिया आपने। ऑर्डर फोर्स फॉर द पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 years, यहाँ पे बातें समझ में आ रही है, चल क्या रहे मुझे जरा बताओ। हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस, पहले उन्होंने बोला भैया एक डायरेक्टर रखो जिसको इसका नॉलेज हो, फिर उन्होंने बोला ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करो, सब ठीक ठाक होगा तो एक्सेप्ट, दे दिया हमने, ग्रांट कर दिया सर्टिफिकेट। ग्रांट करने के बाद हम कैंसिल भी कर सकते हैं अगर आपने खुद से छोड़ दिया, आपने टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं करी, अगर आपने फॉर्मेलिटीज फुलफिल नहीं करी, आरबीआई समय समय में डायरेक्शन देता है, आपने वो सब फुलफिल नहीं किया, तो चीजें क्लियर है। बिफोर कैंसिलेशन आपको हमेशा क्या दिया जाएगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, मतलब बोलने का मौका। हम कैंसिल कर रहे, पहले तुम अपनी बात रख लो, उसके बाद हम कैंसिल करेंगे, ठीक है। सुनेंगे नहीं, इग्नोर करेंगे, कैंसिल कर देंगे, है ना, नहीं। चलो, कंपनी अग्रीड द रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, अपील करेगी 30 दिन के अंदर, कहां जाके शिकायत करेगी, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी हमारी, सीजी के पास जाके शिकायत करने का, कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर, जब भी रिजेक्ट किया। क्लैरिटी है बच्चों, पक्का, फटाफट वाला मार्क करेंगे। देखो सिविल के कंसेप्ट हैवी नहीं है एक्चुअली में, प्रोसेस ये सब है, तो ये प्रोसेस एक प्रोसेस में पढ़ा रही हूँ, उसके बाद बाकी की प्रोसेस तुम्हारी थोड़ी सी स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी, फिर तुम वो सारी चीजें रीड कर पाओगे, ठीक है, बस ये वाली प्रोसेस रीड कराऊंगी। फिर उन्होंने दोबारा क्या दे दिया, बोरिंग है बस कोई नहीं, आ जाओ, क्या लिखा है इन्होंने, एप्लीकेशन देनी आरबीआई को, चलो कैसे देंगे, इन्होंने कहा कि भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन देना, फिजिकल कॉपी भी दे देना साथ में, ऑनलाइन ये वेबसाइट बता दी कहाँ एप्लीकेशन दोगे। फिर उन्होंने एक एक चीज बताई है, क्लिक करना, किसमें क्लिक करना, कंपनी के रजिस्ट्रेशन में, जैसे वो विंडो खुलेगा वेबसाइट में जाओगे, सारे फॉर्म देना, क्लिक कर लेना, इंडिकेट करना कौन सा रीजनल ऑफिस है, फिर आपको ये नंबर जनरेट हो जाएगा, सबमिट करो हार्ड कॉपी ये नंबर के साथ, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ, फिर चेक करो स्टेटस कि आपको मिला कि नहीं मिला, प्रोसेस क्लियर है बच्चों। अब डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट है, तुम लोग पढ़ोगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है। अगर तुम्हें एनबीएफसी खोलना है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट तुम ही खुद पढ़ोगे, समझ में आ रही है बातें। यहां आपका एनबीएफसी ओवर। अब एक बार अगर आपने एनबीएफसी का प्रोसेस रजिस्ट्रेशन पढ़ लिया तो बाकी सबके प्रोसेस रजिस्ट्रेशन पढ़ने के लिए अब आप हो चुके हो एलिजिबल, क्योंकि फॉर्मेट एकदम सेम है। किसी भी चीज की अगर आपसे प्रोसेस पूछी जाती है, समझ लो तुम्हें दिमाग में कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कोई भी काम करने का, पहले एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन के साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दो, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को एक बार जो भी अथॉरिटी है प्रिस्क्राइब वो उसे चेक करेगी, चेक करने के बाद या तो वो एक्सेप्ट कर लेगी, रजिस्ट्रेशन कर देगी, या तो वो रिजेक्ट कर देगी, और रिजेक्ट करने से पहले अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देगी। ये 5-6 पॉइंट तो आप डीम्ड लिख सकते हो ना, हर प्रोसेस में लिख सकते हो। अगर किसी प्रोसेस की थोड़ी डिटेलिंग याद है तो उसमें और इंसर्ट करो,
प्रोसेस और लेंदी करो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो लास्ट प्रोसेस आपकी यही होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट थोड़ा सा रिलेटेड लिख देना। समझ में आ रहा है? पक्का? अब जैसे आपने क्या पढ़ा, एनबीएफसी, ये क्या लिखा है? हाउसिंग फाइनेंस। नाम से ही काम समझो, क्या करती है? बस घर को होम लोन देती है, होम को फाइनेंस करती है, इसके अलावा कुछ और काम नहीं करेगी। स्पेसिफिक, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ एनबीएफसी, ये एनबीएफसी का ही टाइप है, लेकिन इसका फोकस एरिया क्या है? हाउसिंग, ठीक है। प्राइमरी एंगेज होम लोन एंड अदर रिलेटेड प्रोडक्ट। इन्होंने साफ बोला रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इन्होंने कहा आरबीआई नहीं लगता इसमें। हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनी है रेगुलेटेड बाय, कुल मिला के ये इसको रेगुलेट करने वाली कौन है? इन्होंने आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन इसमें नहीं लगते हैं, इसमें लगते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक। अगर तुम्हें स्टार्टिंग में जब हमने अभी इंट्रो पढ़ा था उसकी अथॉरिटी याद आ रही हो तो उसमें साफ लिखा था आरबीआई किसे कंट्रोल कर रही है? एनबीएफसी को, यही पढ़ा था। लेकिन कौन सा वाला? हाउसिंग फाइनेंस, ये दिख रहा है नेशनल हाउसिंग फाइनेंस किसको करती है? हाउसिंग फाइनेंस को। तो ये टाइप ऑफ एनबीएफसी है, लेकिन ये किससे रेगुलेट हो रहा है? आरबीआई से रेगुलेट नहीं हो रहा है। यहां तक चीजें क्लियर है? पक्का? तो चलो नीचे आ जाओ, क्या लिख रहा है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हाउसिंग फाइनेंस का काम आप तब तक चालू नहीं करोगे, सबसे पहले आपको क्या बनाना है? एनबीएफसी। और अगर एनबीएफसी बनाना है तो उससे पहले क्या बनाना पड़ेगा? कंपनी बनानी पड़ेगी। पहले आपको एनबीएफसी बनाना है, फिर आपको क्या करना है? अपना खुद का पैसा लगाना है। कम से कम कितना? 20 करोड़। हाउसिंग फाइनेंस है ना, पुराना वाला नहीं ये, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कराओ, कंपनीज एक्ट में कराओ। हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी, जब आप कंपनीज एक्ट में जाओगे तो अपने मेमोरेंडम में क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट क्लॉज में कि हम हाउसिंग फाइनेंस करते हैं। सेम बात है वही जो हमने पढ़ी थी। पक्का? फिर क्या बोला? अक्टूबर 2020 में आरबीआई ने रिवाइज किया और क्या बोला? हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मींस ये कंडीशन फुलफिल करेगी। समझो, क्योंकि एक एनबीएफसी है तो इसका जो फाइनेंशियल एसेट है एटलीस्ट कितना? 60% ऑफ द टोटल एसेट, जिससे हम नेट टेंजिबल एसेट डिडक्ट करेंगे। क्या लिखा है? नेटेड ऑफ। नेटेड ऑफ मतलब क्या? डिडक्ट करेंगे, हटाएंगे, ठीक है। हम जब आपका टोटल एसेट देखेंगे तो 60% पैसा कहां लगना चाहिए आपका? फाइनेंशियल एसेट में। मतलब वहां 50-50 रूल नहीं लग रहा है, कितना लग रहा है? 60 वाला रूल लग रहा है। टोटल एसेट नॉट लेस देन 50% बाय वे ऑफ हाउसिंग फाइनेंस फॉर द इंडिविजुअल। इन्होंने कहा कि इंडिविजुअल मतलब हम क्या चाहते हैं? हम खुद का घर देना चाहते हैं। किसको? किसको देना चाहते हैं? घर की जरूरत किसको? कंपनी को जरूरत है कि इंसानों को? तो उन्होंने कहा ज्यादातर इंसानों को लोन देना है भाई, आर्टिफिशियल बॉडी को नहीं देना है। बात समझ में आ रही है? पक्का? फिर उन्होंने यहां पे बोला कि हाउसिंग फाइनेंस मतलब परचेज। हाउसिंग फाइनेंस में क्या क्या आएगा? परचेज करना, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, रिपेयर ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट, और ये भी इंक्लूड होगा पूरी लिस्ट। लोन हम किसको देंगे? न्यू ड्वेलिंग, ड्वेलिंग मतलब वही रेसिडेंट हाउस की बात हो रही है, ठीक है। ओल्ड ड्वेलिंग मतलब कि घर ही होता है, रेसिडेंट ही होता है, रेसिडेंटल घर, ठीक है। लोन प्रोवाइड करना नए ड्वेलिंग यूनिट को या फिर पुराने को। लोन प्रोवाइड करना परचेज नया घर या पुराना घर मॉर्गेज में। लोन परचेज प्लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन जिसमें आप उसमें कंस्ट्रक्शन करोगे, घर बनाओगे। लोन प्रोवाइड करना रिनोवेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग। लोन प्रोवाइड करना पब्लिक एजेंसी को जो स्टेट हाउस बोर्ड के। लोन प्रोवाइड करना गवर्नमेंट एजेंसी को जो एम्प्लॉय हाउसिंग है। आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल डिफेंस के क्वार्टर्स देखे होंगे, रेलवे के क्वार्टर्स देखे होंगे, ये सब भी क्या है? यही सब फाइनेंस करते हैं। तो सरकारों को भी लोन की जरूरत होती है, ये सरकार को भी लोन देते हैं ताकि वो अपने एम्प्लॉयज के लिए क्या बना सके? या हाउसिंग या फिर क्वार्टर्स का है ना सिस्टम करवा सके। बातें समझ में आ रही है? पक्का? हाउसिंग फाइनेंस कंपनी समझ में आई? ये भी एनबीएफसी का टाइप है, लेकिन फोकस इनका हाउसिंग है। लोन प्रोवाइड करता है किस में? कंस्ट्रक्शन, लेकिन कौन सा वाला? एजुकेशनल, हेल्थ, सोशल, कल्चरल, अदर इंस्टीट्यूशन सेंटर, पार्ट ऑफ द हाउसिंग प्रोजेक्ट। अगर इनके पार्ट है तो इनका भी कंस्ट्रक्शन, बड़े बड़े मॉल प्रोजेक्ट ये सब होते रहते हैं, तो ये भी क्या है? कंस्ट्रक्शन में आ रहा है, तो हाउसिंग लोन इसमें लिया जाता है। नेक्स्ट क्या लिखा है? लोन फॉर कंस्ट्रक्शन, यस लिए जाते। लोन फॉर कंस्ट्रक्शन इंप्रूविंग द कंडीशन, लमसम एरिया में पूरा पूरा रेनोवेट करवा रहे, ठीक है। लोन फॉर स्लम इंप्रूवमेंट ऑफ द स्कीम, स्लम जो एरिया है उसको इंप्रूव करने के लिए भी होता है। किसके लिए दे रहे? बिल्डर्स को भी दे रहे। कंस्ट्रक्शन फॉर दी रेसिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट। फॉर एग्जाम्पल तुम देखते रहते प्लॉटिंग होती रहती है, बिल्डर्स वहां पे काम करवाते रहते, तो वहां पे क्या है? हाउसिंग फाइनेंस की बातें हो रही है वहां पर।
आए दिन बोर्ड लगे रहते कि भैया होम लोन मिल जाएगा, होम लोन मिल जाएगा। तो ये सब क्या है? ये हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनीज की बात हो रही है। क्लैरिटी है? पक्का? ये क्या लिखा है नीचे? इंपॉर्टेंट, सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ। लोन नॉट फॉर हाउसिंग फाइनेंस है, मतलब क्या? घर अगर खरीद रहे हो, नॉट फॉर बाइंग, बिल्डिंग, फिक्सिंग हाउस वॉट नॉट बी कॉल्ड हाउसिंग लोन। ये क्या बोल रहे? समझना, ये कह रहे कि भैया कुछ भी खरीदने वरीदने के लिए नहीं देंगे, कुछ भी खरीदना नहीं, खरीदना है तो क्या खरीदना है? घर। दूसरा, बिल्डिंग में कुछ फिक्स करना, घर पे बस कुछ फिक्स करना, कुछ छोटा मोटा फिक्सिंग। भैया तुम फर्नीचर लगा रहे हो, क्या उसमें होम लोन मिलेगा क्या तुम्हें? अगर तुम घर बना रहे हो और उसके साथ अगर फिक्चर एंड फिटिंग से तो चल जाएगा, लेकिन सिंगल फिक्चर फिटिंग के लिए चलने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है? वो चल जाएगा, वो रेनोवेशन में आएगा। बता रही, तुम लोगों ने फुल्ली फर्निश घर सुना होगा। फर्निश में जरा बताओ क्या क्या आता है? फर्नीचर, एसी, है ना, पलंग, डाइनिंग, ये सारी चीजें रहती है। फुल फर्निश। घर के लिए लोन नहीं ले रहे हो, उसकी फर्निशिंग के लिए लोन ले रहे हो। सिंगल फर्निशिंग के लिए ले रहे हो तो नहीं चलेगा, लेकिन इसके साथ इंक्लूडेड है तो चल जाएगा। दीवार वीवार किस में आ जाएगा? कंस्ट्रक्शन, कि भैया रूम बनाना है, 4 रूम बनाना है, या फिर पूरा का पूरा। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि बहुत वीक हो जाते हैं घर। फॉर एग्जाम्पल ये बाजू में ये घर बिका है अभी, तुम देखो उसमें क्या चल रहा है, उसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, तो ये रिनोवेशन में आ जाएगा। कि ये बात समझ में आ रही है? तो क्या क्या नहीं आएगा? कुछ भी खरीद रहे हो नहीं आएगा, बिल्डिंग में या कुछ भी हाउस में फिक्सिंग बस कर रहे हो तो नहीं मिलेगा। बोल। तो स्कूल में क्या काम करवा रहे थे आप? पूरी बिल्डिंग रिपेयर करवा रहे हो ना, तो रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो ना आप, रिपेयर रिनोवेशन का काम है। लेकिन तुम बस फर्नीचर के लिए ले रहे हो तो नहीं मिलेगा। सिंगल फर्नीचर के लिए ले रहे हो नहीं। अक्सर मैनिपुलेट कर दिया जाता है चीजें। क्या कर दिया जाता है? हम पूरा रिनोवेट करा रहे हैं ना, पेंट पुट्टी ये सब भी करा रहे तो सब लगे हाथ करवा दिया। ये सब क्लियर है? पक्का? लोन फ्रॉम कोई भी दूसरे रीजन के कारण नहीं मिलेगा। क्या लिखा है? फर्निशिंग अगेंस्ट दी प्रॉपर्टी। इन्होंने कहा भैया तुम ये क्या कर रहे हो, फर्निशिंग करा रहे हो, वो सारी प्रॉपर्टी ले रहे हो, नहीं, ये सब नॉन हाउसिंग लोन है। हाउस रिलेटेड पर्पस जो भी होगा किसके लिए मिलेगा? लोन ओनली फॉर दी हाउस रिलेटेड पर्पस। ये मैंने आपको पॉइंट वाइज बताया है। जरा ये लैंग्वेज रीड करो, मुझे बताओ कि ये लाइन समझ में आ रही है क्या? मन में रीड कर नालायक। ऑल अदर, है ना? तो आप किसी भी पर्पस के लिए बच्चों दूसरे एनबीएफसी है ना, उससे लो ना। अभी हम किसकी बात करें? हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसी। जब हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसी तो ये बस हाउस को ले देगा ना, दूसरी चीजों को ले लेना है तो दूसरे एनबीएफसी को अप्रोच करो। यहाँ क्यों आ रहे हो? ठीक, चलो। इन्होंने बताया कि भाई 2022 में लिमिट बदली, फिर 3 में आए, 4 में। याद हमें 4 ही रखना है। 4 की लिमिट क्या बोल रहा है? टोटल एसेट हाउसिंग फाइनेंस आपका 60 होना चाहिए एसेट, और उसमें से इंडिविजुअल का कितना होना चाहिए? 50%। आपका हम बैलेंस शीट देखेंगे, टोटल फाइनेंशियल एसेट 60%, और 60% अगर आपका 100 करोड़ आता है तो 100 करोड़ में से 50 करोड़ आपका इंडिविजुअल होम लोन होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? लेकिन इससे पहले ये 50-40 था, फिर 55-45 था, आज की डेट में 2024 का ये डेटा है। तो हमें आखिरी वाला याद करना है, स्टार्टिंग के दो याद नहीं करना है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आया कि बढ़ा दिया गया है परसेंटेज। ठीक है, चलो फिर क्या लिखा है यहाँ? क्या लिखा है? खुद का पैसा लगाना है। ये हम लोगों ने मिलकर खोला। क्या खोला? हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस हमने खोला, एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस खोला। उसमें आपका खुद का पैसा कितना लगाना चाहिए? खुद का पैसा कम से कम 20 करोड़, ऊपर भी पढ़ा था अपन ने। स्टार्ट दी हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस। कंपनी अगर लेस देन 20 करोड़ है, वापस चलो 20 करोड़ होना चाहिए। मान लो 20 करोड़ से थोड़ा कम हो गया तो प्लीज 15 करोड़। 2022 में बोला 15 पहले था, फिर उन्होंने वापस 20 कर दिया। कुल मिला के आज की डेट में 20 करोड़ है। वापस किसी को भी हाउसिंग फाइनेंस का एनबीएफसी चालू करना है तो क्या करना है? 20 करोड़ अपना रोकड़ा लेकर आने का। इफ कंपनी डजंट मीट, अपना खुद का पैसा नहीं लेकर आती है, तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका क्या कर दिया जाएगा? कैंसिल। यहां अगर आपकी बुक की बात करूं तो सीधा बस यहां पर आओ, 20 करोड़ ढूंढो, बस 20 करोड़ मार्क करो, खत्म। 20 करोड़। और अगर आप ये नहीं अचीव करते हो तो कैंसिल हो जाएगा, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? फटाफट बेनिफिट्स बताओ। हाउसिंग फाइनेंस के क्या फायदा? पहला फायदा, हाउसिंग फाइनेंस से क्या हो रहा है?
एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है ना बच्चों, बच्चों कुछ भी चीज अगर बढ़ रही है तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप क्रिएट हो रहा है, ठीक है। दूसरा, सीमेंट, ब्रिक्स, सीमेंट, गिट्टी विट्टी, ये सारी चीजों की भैया डिमांड मार्केट में बढ़ रही है ना। हर किसी को अगर फाइनेंस हो पा रहा है तो वो अपना खुद का घर बना पा रहा है, नहीं तो जमीन खरीद के रखे हैं बस, ठीक है, वेरी गुड। रूरल हाउसिंग डेवलप हो रहा है, प्रिवेंट दी माइग्रेशन। लोग ना गांव से शहरों की तरफ आते हैं, क्यों आते हैं कि भैया ये सारी चीजें नहीं है, तो भाई ये सारी चीजें आसान हो पा रही है ना। क्रिएशन ऑफ दी मोर हाउस, घर ज्यादा बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब बन रहे हैं। खुद आप देखो यहाँ पे कितना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इनकी इंपॉर्टेंस है। अगर छोटे छोटे घर बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो एक टाउनशिप अपने आप में क्रिएट होगी, ठीक। वर्टिकल एक्सपेंशन हो रहा है, रीबिल्ड हो रही है चीजें, रिफ्लेक्ट कल्चर ऑफ द कंट्री। बच्चों आप खुद नोटिस करो, ये आपकी कंट्री का ना कल्चर दिखाता है। अगर घर ज्यादा अच्छे हैं, फुल फर्निश है, सारी चीजें हैं, तो आपकी कंट्री एक अच्छे स्टैंडर्ड में आ जाएगी। नहीं तो भैया हमारा जो देश है, नहीं तो फोटोज उठा के देख लो पुरानी, कैसे गरीब देश लगता है, झुग्गी झोपड़ी बनी रहती है, वो क्या, वो खपरे खपरेल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, खपरा है ना, वो सब रखा रहता है। थोड़ी चीजें फर्निश होनी चाहिए, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, कन्वेंशनल मतलब पुराने तरीके, कन्वेंशनल मतलब पुराने तरीके, नॉन कन्वेंशनल मतलब मॉडर्न एनर्जी। आज के टाइम पे तुम खुद देखो, घर है, घर के ऊपर सोलर सिस्टम लग गए भाई, चलो जनरेट करो अब इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हाउसिंग फाइनेंस के कारण ही ये सारी चीजें हो पा रही है। एक्चुअली में सब्सिडी देती है, और बच्चों क्या होता है पता है, अगर आपने सोलर सिस्टम लगाया, सब्सिडी अलग मिली, और सब्सिडी मिलने के बाद अगर आपने बिजली ज्यादा जनरेट कर ली ना, तो सरकार आपसे खरीद भी लेती है। कैसे खरीद लेती है, फॉर एग्जाम्पल, खरीदेगी नहीं, तुम्हारी बिजली माफ होती जाएगी, मतलब जीरो हो जाएगी तुम्हारी बिजली। तो सोलर सिस्टम की अपनी पूरी स्कीम है, उसको थोड़ा सा समझना अच्छे से। सब्सिडी मिलेगी, ज्यादा जनरेट कर रहे हो, तुम्हारा घर कम यूज कर रहा है लेकिन सोलर सिस्टम में ज्यादा हो रहा है, तो गवर्नमेंट आपसे एमपीवी आराम से खरीद लेती है, लेकिन वो सस्ते में खरीदती है थोड़ा, ऑब्वियसली उसको भी तो फायदा होगा, है ना। लेकिन स्टिल उसकी पूरी कॉस्ट ये सब करोगे तो बेनिफिट कमर्शियल वालों को आज की डेट में है, फायदा कमर्शियल वालों को, ठीक है। घर वालों को इतना फायदा नहीं है, क्योंकि कॉस्ट इतनी ज्यादा लगती है, उसे रिकवर करने में इतने साल लग जाते हैं, तब ऐसा लगता है भैया तुमने इतना मोटा पैसा फंसा दिया। तो घर रेसिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी वो उतना ज्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग ने वो पूरी कैलकुलेशन करी, हमने कहा घर पे लगाना चाहिए, क्लास में लगाना, क्लास में ही चाहिए था हमें, क्योंकि यहाँ इतनी ज्यादा यूज होती है। लेकिन ओनर ही लगा सकता है, बिल्डिंग का मालिक ही लगा सकता है, फिर उसकी वो सारी डॉक्यूमेंटेशन उन सब में फिर फंस गए, तो हमने कहा कि थोड़ा पोस्टपोन करते, ओनर से बात करेंगे। घर में लगाने का सोचा लेकिन घर फेल है। कहाँ वापस आएंगे, माइक्रो एनवायरमेंट एक्सट्रीमली फेवरेबल, आप खुद देख लो ना, मैक्रो सॉरी मैक्रो है ना, हाँ, मैक्रो लेवल में फायदा हो रहा है, ठीक है, कलेक्टिवली हो रहा है। क्या पढ़ रहे हैं, हाउसिंग फाइनेंस पढ़ रहे हैं, यही रहना हाउसिंग फाइनेंस में, ठीक है। चलो, कैपिटल गेन टैक्स भी तो मिल रहा है भैया, तुम लोन ले रहे हो अच्छा खासा, तो टैक्स में भी थोड़ी सी छूट मिल जाती है आपको। सेवरल एसोसिएटेड बेनिफिट, बहुत सारे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, दुनिया आसान कर दी है डॉक्यूमेंटेशन, ये सब, पर्सनल इनकम टैक्स बेनिफिट, तो कुल मिलाकर ये सारे फायदों की पूरी पूरी लिस्ट दे रखी है, 12 लिस्ट। बच्चों 10 तो याद कर लेना, 2 मैंने छूट दे दी तुम लोगों को, ठीक है। अब ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बोलो रीड करोगे, हाउसिंग फाइनेंस, और इसकी फोटो खींच लो, ये रीड करना, उतना लंबा चौड़ा बोरिंग मत रीड करना, फोटो लो इसकी, हेडिंग से समझ में आ गया। एप्लीकेशन दो, वेरीफाई करेंगे, कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, यार भाई आपको दे देगा। जनरल प्रोसेस यही होती है, ठीक है, ठीक है, डन। अब इन्होंने क्या बोला भाई, इसमें भी तो पैसा लगाओगे, नेट ओन फंड। अब यहां प्रेजेंटेशन, नेट ओन फंड, खुद का पैसा लगाना है। इन्होंने कहा कि देखो, आपका इक्विटी कैपिटल फ्री रिजर्व से हम ये डिडक्ट कर लेंगे, क्या डिडक्ट कर लेंगे, एक्यूमुलेटेड लॉस, और क्या, डिफर्ड एक्सपेंस, और क्या, इंटेंजिबल एसेट, और डिडक्ट करेंगे। अगर आपने इन्वेस्टमेंट अपनी सब्सिडीज में कर रखा है, वो भी डिडक्ट करो। डिबेंचर, बॉन्ड्स, लोन्स, डिपॉजिटरी, सब है तो कंपनी ना। हाउसिंग फाइनेंस क्या, एनबीएफसी है, एनबीएफसी क्या कंपनी, कंपनी तो अपनी सब्सिडी बना सकती है, ठीक है। अगर इनकी सब्सिडी है, उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें उन्होंने डिबेंचर, बॉन्ड्स, लोन, डिपॉजिट दे रखा है, तो ये सब लेस कर देंगे। कुल मिला के जब हम आपका नेट ओन फंड कैलकुलेट करेंगे, तो नेट ओन फंड में ये सारी चीजें डिडक्ट होंगी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या क्या डिडक्ट होगा, एक्यूमुलेटेड लॉस, डिफर्ड एक्सपेंस, इंटेंजिबल एसेट, सब्सिडी में कुछ इन्वेस्टमेंट, सब्सिडी को डिबेंचर, लोन, डिपॉजिट कुछ भी दिया है, तो ये सब डिडक्ट होगा। क्लैरिटी है, पक्का। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, कंडीशन। इन्होंने कहा कुछ कंडीशंस है जिसमें आपका हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। हमने क्योंकि इससे पहले नॉर्मल कैंसिलेशन भी पढ़े, बताओ कब कैंसिल हो जाता है,
खुद से हमने बिजनेस बंद कर दिया तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल, और फेल हो गए कंप्लाई करने में, और आरबीआई सिविल खराब हो गए, आरबीआई ने कुछ डायरेक्शन दिए, कुछ मास्टर इन्फॉर्मेशन बीच बीच में वो देती रहती है डायरेक्शन की भैया ये करो ये करो, ये सब अगर आप नहीं करोगे तो जनरल बातें। आओ पहला क्या लिखा है, बिजनेस खुद से छोड़ दिया, टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं करी। अब देखो आरबीआई नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, नेशनल हाउसिंग बैंक, इनकी तो अथॉरिटी अलग थी ना, आरबीआई नहीं थी। इन्होंने कुछ डायरेक्शन दिए, नहीं फॉलो किया। अकाउंट्स मेंटेन करने को बोला था, नहीं किया। मैंडेटरी था बुक्स बना के रखना, इंस्पेक्ट करने से मना कर दिया तो कर देंगे। प्रोहिबिटेड था, तुम्हें एक्सेप्ट थोड़ी ना करने थे डिपॉजिट डिपॉजिट, तुम थोड़ा डिपॉजिट लोगे भैया, तुम तो बस हाउस को क्या दोगे, फाइनेंस की फैसिलिटी दोगे। ये सारे काम करोगे तो हम तुम्हारा सर्टिफिकेट कैंसिल कर देंगे। समझ में आया। यहां पर ये आपका कौन सा टॉपिक खत्म होता है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। दो चीजें पढ़ी अभी आपने, क्या, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे बच्चों, टॉपिक इंटरेस्टिंग है। हेडिंग बताओ क्या लिखा है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वो वसूली भाई वाली कंपनी है। कौन होते हैं वसूली भाई वाली कंपनी, फैक्टरिंग, ठीक है। इनको एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी बोलते हैं। क्यों एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बोलते हैं थोड़ा सा समझना। अगर मैं बोलूं कि मैं बैंक हूं, अगर मैं बोलूं कि मैं बैंक हूं, मेरे बैंक के ये सारे लोग, इन लोगों ने मुझसे लोन लिया है, अब इन लोगों ने मेरा लोन नहीं चुकाया, मैं तो अपनी बैलेंस शीट में इनको डेटर ट्रीट करूंगी ना, एसेट है ये मेरे, अब ये मेरे एसेट है, लेकिन इन एसेट ने अगर डिफॉल्ट कर दिया, पेमेंट नहीं किया, तो मैं इसे क्या बोलूंगी, एनपीए, फुल फॉर्म बताओ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। या फिर मैं बोलूंगी परफॉर्मिंग एसेट है, या फिर मैं बोलूंगी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। तो मैं बैंक नॉन परफॉर्मिंग एसेट को बेच दूंगी वसूली करने वालों को, कि भैया मैंने बेच दिया है, ठीक है, इनसे मुझे 1 करोड़ लेना था, तुमको मैं 80 लाख में बेच रही हूँ, 20 लाख तुम्हारा फायदा, और तुम्हें पूरा 1 करोड़ इनसे निकालना है। तो किसका फायदा हो गया, तुम्हारा भी फायदा हो गया, मेरा क्या फायदा हो गया, मुझे अभी एक बार में अपना एक अच्छा अमाउंट मिल गया, क्योंकि समय की भी तो कीमत होती है। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, अगर बैंक एनपीए की बात करूं तो बैंक फेस लॉसेस, बैंक अक्सर बहुत सारे लॉस फेस करता है, कस्टमर डिफॉल्ट कर देते हैं, जिस कारण से वो जो कस्टमर डिफॉल्ट करते हैं, अकाउंट होल्डर डिफॉल्ट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। रोल क्या है इस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का, ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हेल्प करती है रिड्यूस करने में इन लॉसेस को। ये खरीद लेती है, बाय कर लेती है एनपीओ को, किससे, बैंक से, एज अग्रीड वैल्यू। अब दोनों के बीच जैसे टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हो जाए, जैसे मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैंने 80 लाख में बेच दिया था, ठीक है, तुम तो इनसे 1 करोड़ ही लोगे, लेकिन मुझे एक बार में आपने 80 लाख दे दिए। चलिए, बैंक का क्या बेनिफिट है, बैंक की बैलेंस शीट एकदम क्लीन दिखेगी, नहीं तो डेट्स दिखते रहते, बेड डेट्स बेड डेट्स बेड डेट्स, तो भैया ये क्लीन दिख जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी उसकी फाइनेंशियल हेल्थ, बैलेंस शीट हेल्दी दिखेगी। फर्स्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया में कौन सी बनी थी, ARCIL वाज द फर्स्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इन इंडिया। लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो ये कहां कवर होता है, सरफाइस एक्ट। मैंने क्या बोला था, बैंक को अगर किसी ने चूना लगाया है, डिफॉल्टर्स है, तो भैया इनकी रिकवरी कहां होती है, सरफाइसी एक्ट में। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी कहां जाएगा, सरफाइसी एक्ट में। डिटेल में प्रोफेशनल में पढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो डिटेल में आप वहां पढ़ोगे। रेगुलेशन क्या है, इन्होंने कहा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी रेगुलेट आरबीआई के थ्रू भी होता है एज एनबीएफसी, मतलब ये दो जगह आता है, एक एनबीएफसी में भी, आरबीआई में भी आ रहा है, और सरफाइस एक्ट में भी। गोल क्या है इनका, पर्पस ये है एनपीए को मैनेज करना, सपोर्ट करना बैंकिंग सेक्टर की स्टेबिलिटी को। कंसेप्ट समझ में आए। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक एनबीएफसी है, इसका मेन फोकस क्या है, बैंकों के क्या खरीदो, बैंकों के क्या खरीदो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट खरीदो, बेड डेट्स खरीदो, ठीक है। इन बेड डेट्स को खरीद कर खुद से उनसे रिकवरी वो करते रहेंगे, तो कुल मिला के ये वो एनबीएफसी जो वसूली करती है। क्लैरिटी क्लैरिटी क्लैरिटी, हाँ 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 हाँ, लेकिन नहीं नहीं वैसा गुंडागर्दी नहीं होता है जो मूवी में देखते वैसा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा करना पड़ता है, लीगल एक्शन लेते है ना, तुमको थोड़ा सा प्रोवोक किया जाता है, डराया धमकाया जाता है, तो वो रहते, ठीक है। चलो, तो अब जो कुछ भी मैंने अच्छे प्रेजेंटेशन में पढ़ाया है, ये बस बोरिंग प्रेजेंटेशन। बैंक टेक ऑल द प्रिकॉशंस, जब भी वो मनी देती है लेकिन स्टिल वो बहुत ज्यादा डिफॉल्ट हो जाता है, रीपे करने में इश्यू होता है, कस्टमर नालायक होते हैं, डिफॉल्ट कर देते हैं, लॉस को मिनिमम करने के लिए ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पिक्चर में आता है। ये हीरो है हमारी कंपनी का, है ना, वसूली भाई है हमारा, हेल्प करता है बैलेंस शीट को क्लीन करने में। इंडिया का फर्स्ट जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी था, ARCI, फुल फॉर्म ही यही है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड, यही है, ठीक है।
इंडिया, शायद से देखना पड़ेगा एक बार फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए, जो ये एनपीए है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, सरफाइसी एक्ट में अपने आप को रजिस्टर करवाती है और रेगुलेट होती है एज ए एनबीएफसी। चीजें क्लियर है बच्चों? पक्का कंसेप्ट समझ में आया? एनबीएफसी समझ में आ गया, हाउसिंग फाइनेंस समझ में आ गया। अब देखो, अब हम पढ़ रहे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। ये सब कंसेप्ट आपके लिए नए हैं, कुछ नया ही समझने को मिल रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। इनका जो सेटअप है, इनका फोकस अप्रोच क्या है? नॉन परफॉर्मिंग लोन को रिजॉल्व करना, आइसोलेट करना किसको? नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलो, लोन बोलो, एक ही बात है, फ्रॉम द फाइनेंशियल सिस्टम, फ्री करना कोर एक्टिविटी से। बैंक का काम लोन देने का है, वसूली करने का नहीं है। वो अपना प्रोडक्टिव काम करे, वसूली करने का काम किसी और को दे दे भैया, आउटसोर्स करे। फैसिलिटी देता है डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट, जो ये डिस्ट्रेस एसेट है, मतलब ये एसेट है ना जो बर्बाद हो रहे हैं, जो खराब हो रहे हैं, कहो ये लोग लोन दे ही ना हमें, रिपे ही ना करे, तो भैया पूरा डिफॉल्ट होने वाला है। तो इसलिए हम लोगों ने किसी और को दे दिया, भैया इनमें होगी हिम्मत तो ये लोग निकाल ले इनसे, ठीक है। चलो, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी परफॉर्म करते हैं ये सारे काम। क्या क्या काम करते हैं? फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदता है, चेंज करता है, टेक ओवर करता है, मैनेजमेंट। अब समझना थोड़ा सा कंसेप्ट को और थोड़ी गहराई में समझो। ये लोग इंसान थे जिन्होंने लोन लिया था। इन इंसानों को तो जाके डरा धमका के बोला कि तुम्हारा ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, ये वसूली कर लेंगे। अगर ये आर्टिफिशियल बॉडी है, कंपनी लोन लिया है तो कंपनी में जो डायरेक्टर है वो नालायक है, इन डायरेक्टर को उठाओ, नए डायरेक्टर को बैठाओ, क्योंकि ये डायरेक्टर सही से नहीं चला पा रहे ना। तो इन्होंने बोला ये क्या करता है? चेंज करता है, और मैनेजमेंट को क्या कर देता है? मैनेजमेंट को चेंज, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चेंज भी कर लेता है, टेक ओवर भी कर लेता है, सेल करेगा, लीज में डाल देगा बिजनेस ऑफ द बोरोअर। समझ में आया? तो ये सारे हथियार यूज कर सकता है अपने पैसों को वसूल करने के लिए। और क्या करता है? तुम्हारे साथ बैठ जाएंगे ये लोग और बैठ के क्या करेंगे? रीशेड्यूल करेंगे। ठीक है, लोन नहीं दे पा रहे, 10 करोड़ का लोन था, ठीक है, कितनी किस्त जाती थी? ठीक है, 1 करोड़ जाती थी, 1 करोड़ तो नहीं जाती होगी, ठीक है, कितनी जाती थी? 5 लाख जाती थी, ठीक है। अगर इतनी लाख हो जाती थी, नहीं दे पा रहे, ठीक है, हम थोड़ा सा शेड्यूल कम कर देते हैं, आपका टाइम बढ़ा देते हैं, 10 साल का लोन आपका 15 कर देते हैं, और प्रीमियम का अमाउंट जो है, लोन का जो अमाउंट है इंस्टॉलमेंट का, वो थोड़ा कम कर देते हैं। मतलब तुम लोग इनके साथ बैठ के प्रॉपर कॉम्प्रो करोगे, ठीक है, रीशेड्यूल कर रहे हो डेट्स को, बीच का रास्ता। एनफोर्स करोगे सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इन लोगों ने जब लोन लिया था तो कुछ ना कुछ गिरवी रखा था, तुम क्या करोगे? उसे अपने अंडर में लोगे कि भैया दो, नहीं तो हम बेच देंगे। सेटलमेंट ऑफ द ड्यूज कराओ। तो कुल मिलाकर ये क्या क्या काम करता है? ये फाइनेंशियल एसेट, कौन से फाइनेंशियल एसेट? नॉन परफॉर्मिंग फाइनेंशियल एसेट को वसूल करने के खरीदते हैं। पहला, खरीदने के बाद वो चाहे तो चेंज टेक ओवर कर सकते हैं, मैनेजमेंट रीशेड्यूल कर सकते हैं, सिक्योरिटी इंटरेस्ट, जो भी गिरवी रखी प्रॉपर्टी उस पे एक्शन ले सकते हैं, और जो भी सेटलमेंट करवाते हैं। कुल मिलाकर क्लैरिटी है बच्चों क्या क्या काम करते हैं? चलिए, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का मतलब बताया यार, मतलब तो तुम समझ चुके हो। मतलब क्या लिखा है? व्हेन बैंक लोन एंड एडवांस देती है, बैंक सम राइट्स एंड इंटरेस्ट, दैट ट्रांजैक्शन। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होता है? बैड एसेट को ले लेता है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करता है? उनके राइट और जो भी इंटरेस्ट है उसको रिलीज करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है। किसको? बैंक को दे रहा है, बैंक को हेल्प कर रहा है ना। मुझे मोटे पैसे की जरूरत है, ये लोग पैसा फंसा है, मेरा ब्लॉक है, तो मेरे ब्लॉक पैसे को अनब्लॉक कर रहे, ठीक है। इन्होंने कहा ये सिक्योरिटाइजेशन क्या है? कुछ ना कुछ गिरवी रखा था ना। समझो, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तुम भी एक कंपनी हो, तुम भी क्या हो? एक कंपनी। अब थोड़ा सा समझना, ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक कंपनी है, इनमें बड़े लोग पैसा लगाएंगे। इनमें कौन लोग पैसा लगाएंगे? बड़े लोग, छोटे मोटे लोग नहीं आएंगे। मतलब तुम फॉर एग्जाम्पल कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के भी मार्केट में शेयर्स मिलेंगे, लेकिन इनके शेयर्स खरीदने वाले बड़े प्लेयर्स होते हैं। इनको शेयर्स नहीं दिया जाता है, इन्हें क्या दिया जाता है? सिक्योरिटी रिसिप्ट्स। अक्सर आपने जब भी शेयर सिक्योरिटी की डेफिनेशन पढ़ी तो डेफिनेशन बहुत ब्रॉडर होती थी, उसमें सरफाइसी वर्ड भी यूज किया जाता है, तो उसमें सिक्योरिटी रिसिप्ट भी यूज किया जाता है। समझना, ये ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मार्केट में शेयर इशू नहीं बोलते, उसकी जगह पे बोलते सिक्योरिटी रिसिप्ट इशू करेंगे, और जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो इनके शेयर्स खरीदेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये बैंक ये एनबीएफसी क्या करने वाला है? ये एनबीएफसी तुम लोग का पैसा वसूल कर कर इधर लेकर आएगा, और प्रॉफिट जो भी बनेगा वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये वसूली भाई वाली जो कंपनी है, ये फाइनेंशियल एसेट को खरीदने के लिए एक मोटे पैसे की इसको जरूरत होती है, तो ये मार्केट से पैसा उठाते हैं, और पैसा उठाते वक्त वो क्या इशू करते हैं? सिक्योरिटी रिसिप्ट टू इशू। ये बड़े प्लेयर्स को हम बोलते हैं क्वालिफाइड बायर्स। इसमें आते हैं बैंक्स, इसमें आते हैं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें आते हैं म्यूचुअल फंड्स। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब ये है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी,
इनको भी तो पैसे की जरूरत है, ये 80 लाख बैंक को देंगे कैसे, इनके पास घर पे रखा है क्या 80 लाख, ये भी मार्केट से उठाएंगे। लेकिन ये मार्केट में नॉर्मल छोटी पब्लिक नहीं आने वाली, ये रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं आने वाले जो 1 लाख 2 लाख पैसा लगाते हैं, इनमें भैया लाखों करोड़ों पैसे लगाने वाले लोग आएंगे। तो म्यूचुअल फंड इसमें पैसा लगाएगा, इसमें बैंक्स आके पैसा लगाएंगे, कमर्शियल बैंक्स आएंगे। समझ में आ रही है बातें? तो उन बड़े प्लेयर्स को टेक्निकली क्या बोला जाता है, क्वालिफाइड बायर्स, और इनको शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है, इनको सिक्योरिटी रिसिप्ट दिया जाता है। दैट वाज सिक्योरिटाइजेशन। बात समझ में आ गई? क्या फायदा है? फायदा नंबर 1, बैंक का क्या हो रहा है, कैश जो फंसा है रिलीज हो रहा है। डिपॉजिटर इन्वेस्टर उनको भी भरोसा आएगा, इनको भी भरोसा आएगा। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बिल्ड कर रहा है एक्सपर्टाइज इन दी लोन रेजोल्यूशन, लोन के मैटर क्या सॉल्व करता है ये। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंपॉर्टेंट रोल, कैपिटल मार्केट को क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। अगर बैंक को भी मालूम है कि भैया मेरा पैसा रिकवर कर लेगा ये, तो भाई मैं भी तो डरूंगी नहीं ना लोन देने में। बात समझ में आ रही है? चलो, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। बच्चा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बोलो, खुद पढ़ लोगे। फिर लिखा है डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, बोलो खुद पढ़ लोगे। प्रोसेस है बच्चा, ठीक है। बस एक इंपॉर्टेंट बॉक्स दिख रहा है, देखो खुद का पैसा कितना लगना चाहिए। इन लोगों ने अपनी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी खोली, इन्हें खोलने के लिए इनका खुद का ओन फंड लगना चाहिए, जनता से लेना वो अलग है, लेकिन तुम्हारा कितना लगा होना चाहिए। इन्होंने कहा 2016 में डेटा अलग था, 2017 में डेटा अलग था, 2026 का जो डेटा हमें वही पढ़ना है। दैट वाज 300 करोड़। दैट्स इट। समझ में आ गया? तुम अगर चालू करोगे, बड़ी चीज है ये, खुद का पैसा कितना फंसाओ, 300 करोड़, बाकी फिर जनता से, वो क्वालिफाइड बायर से लो, बड़े प्लेयर से लो। ठीक, चलो यहाँ पे क्या खत्म होता है आपका, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। कंसेप्ट समझ में आया? नेक्स्ट कंसेप्ट क्या बोलता है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। नाम से काम समझो, क्या है, छोटे छोटे फाइनेंस की फैसिलिटी। ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या कर रहा था, वसूल कर रहा था, डिफॉल्टिंग अकाउंट्स, डिफॉल्टर्स थे, एनपीए थे, उसे खरीदता था। हाउसिंग फाइनेंस क्या कर रहा था, हाउस की फाइनेंसिंग कर रहा था। और एनबीएफसी क्या बोल रहा था, सारी पूरी वैरायटीज बताए। एनबीएफसी बोला मैं फाइनेंस की फैसिलिटी, हम एनबीएफसी की तो डिटेलिंग पढ़ रहे, उनकी वैरायटीज पढ़ रहे। हाउसिंग फाइनेंस उसी का टाइप है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी उसी का टाइप है, और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन उसी का ये एक टाइप है। आ जाओ, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आर दी बैंकर्स, आर दी लेंडर्स हु प्रोवाइड माइक्रो फाइनेंस। इन्होंने कहा भैया छोटे मोटे फाइनेंस देते हैं हम, डिपॉजिट, लोन, पेमेंट सर्विस, मनी ट्रांसफर, इंश्योरेंस। जनरली ये जो सर्विस है किसको दी जाती है बच्चों, लोअर इनकम पॉपुलेशन। अक्सर तुम देखना कभी कभी ना लेबर्स लोग रहते हैं, वो ना उनके ना अलग ही अजीब से बैंक रहते हैं, वो बैंक नहीं रहते, वो ये रहते हैं बच्चा, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं। वो अजीब अजीब से नाम बोलेंगे, जब भी उनको हफ्ता मिलता है उनको पेमेंट। अगर लेबर्स की मैं बात करूं तो वो कंस्ट्रक्शन की लाइन में अगर काम कर रहे हैं, हफ्ता वीकली उन्हें उनकी वेजेस मिलते। तो जब वीकली मिलते हैं ना, तो उन्होंने क्योंकि एक माइक्रो फाइनेंस ले रखा होता है, तो वो हर सैटरडे पी के पड़े रहते हैं, ऐसा ना। हाँ, कुछ लोगों ने जो लोन ले रखे होते हैं, जो अच्छे लोग रहते हैं, जो पी के पड़े नहीं रहते, वो इन्हीं माइक्रो फाइनेंस में जाकर क्या करते हैं, अपना लोन चुका रहे होते हैं। ठीक है, हफ्ते का, मंथली का, जो भी उनका सिस्टम चलता है। तो कुल मिलाकर नबार्ड, नबार्ड नाम तो सुना ही होगा, क्या है फुल फॉर्म? अच्छा, किस पर्पस के लिए होता है, पर्पस तो पता होगा, एग्रीकल्चर, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एंड है वो, एंड रूरल डेवलपमेंट, 12th में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा है। वापस, नबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल, ये एक नेशनल लेवल का ये एक बैंक है जो एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है और रूरल एरियाज को डेवलप करता है। बात समझ में आ गई? तो क्योंकि रूरल एरियाज को डेवलप करना है, तो रूरल एरिया को बड़े बड़े पैसे की तो जरूरत होती नहीं है, वो बेचारे छोटे फाइनेंस का ही काम करते हैं। ये डिफाइन, नबार्ड ने डिफाइन किया भैया माइक्रो फाइनेंस का मतलब क्या है, हम किसको प्रमोट करते हैं, बोले तो थ्रिफ्ट, बोले तो सेविंग्स। ये सेविंग को प्रमोट करता है, क्रेडिट एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस को वेरी स्मॉल अमाउंट टू, कह रहे हैं भैया हम गरीबों को देते हैं, सेमी अर्बन लोगों को देते हैं, अर्बन एरियाज में भी जो गरीब है उनको देते हैं। ओनली क्वालिफिकेशन उन्होंने बोला ट्रांजैक्शन वैल्यू स्मॉल और कस्टमर आर पुअर। ये चुपचाप गरीबों को देते हैं, बड़े लोगों को नहीं देते। बड़े लोगों को भैया दूसरे एनबीएफसी बैठे हुए, ठीक है, या फिर बैंक बैठा हुआ है। माइक्रो फाइनेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, पहली बात तो यही है, किसको देते हैं, स्मॉल इनकम जिसकी है, अनस्टेबल है जो,
ठीक है। नीड इनकी स्मॉल्स है भाई, कोलेटरल सिक्योरिटी कुछ गिरवी नहीं रख सकते, इनका बस घर भर देख लिया जाता है, ठीक है। अर्जेंट नीड्स में दिया जाता है एजुकेशन, इलनेस, फिरनल हो गया, वेडिंग हो गया, ये सब छोटे छोटे लेबर्स इन्हीं छोटी मोटी चीजों के लिए, है ना, लेती है। इन्वेस्टमेंट इन द इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। तो पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा, सेल्फ हेल्प ग्रुप, नाबार्ड सुना है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप भी सुना ही होगा, 12th में ही सुना होगा। बताओ जरा क्या होता है। वुमेन्स की सेल्फ हेल्प ग्रुप, जैसे सिलाई कर रहे हैं इनकी कुछ यूनिटी काइंड ऑफ, समझो अब थोड़ा सा। वीसी सुना है, वीसी, तुम लोगों ने तो बीसी सुना है ना, तो बीसी सुना है ना, वो वीसी होता है। ये मम्मा लोग को बोलना बीसी का फुल फॉर्म बता दो, है ना, और फिर, है ना, मम्मा तो नहीं बताएंगे, पापा जरूर बता देंगे, ठीक है। चलो, तो मम्मा को पता है ना फिर, लेकिन मम्मा फिर वीसी बोलती होंगी। बीसी, बीसी का क्या फुल फॉर्म बताओ। अच्छा वो भी बता देते हैं भाई, तुम लोग उस वाले में मत जाओ, ठीक है, ठीक है। गाली शाली में नहीं जाना है बनो, यहीं रहना है, आओ इधर। वीसी मतलब क्या होता है, वॉलेंट्री। पढ़ती है क्या तेरे को, हाँ पढ़ती है क्या, डेली पढ़ती है। तू तू एग्जाम्पल है, तू वीसी का एग्जाम्पल बन गया बात। चलो चलो, वीसी बता रही थी। वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन होता है, मम्मा लोग छोटा 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 एक अमाउंट, पापा लोग भी खेलते, मम्मा लोग भी खेलते, लेकिन पापा लोग बहुत स्मार्ट वाला खेलते, है ना। मम्मा लोगों को इंजॉयमेंट के लिए खेलना होता है। पापा लोग कैसा खेलते पता है, पापा लोग बोलते भैया जो पहला, जो आखिरी मिलेगा ना उसको इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, ऐसा खेलते हैं। और मम्मा लोग क्या बोलते हैं कि मुझे पहले दे दो, मुझे पहले दे दो। और पापा लोग क्या बोलते, किटी पार्टी करती है मम्मा लोग, मम्मा बोलती मुझे पहले दो, मुझे पहले दो। और पापा लोग क्या बोलते, मुझे बाद में दो, बाद में दो। क्योंकि मम्मा लोग इंटरेस्ट को समझती ही नहीं है कि इंटरेस्ट भी कुछ होता है, और पापा लोग इंटरेस्ट को समझते, बोलते भैया जो आखिरी में देगा ना उसको इंटरेस्ट के साथ ज्यादा अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो मम्मा इंजॉयमेंट के लिए कर रही होती है, एंटरटेनमेंट, ठीक है। बस पापा लोग एक्चुअली में फाइनेंस के लिए कर रहे होते हैं, है ना। चलो आ जाओ। मम्मा सोचती है दिवाली में सोफा लेकर आएंगे, टीवी लेकर आएंगे, है ना। क्या, अपने लिए, हाँ, गोल्ड लेंगे, है ना। मम्मा स्मार्ट है गोल्ड में, ठीक है। चलो वापस आएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप इज लाइक अ वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन, समझो अब। किसान भाई लोगों ने, जब उन्हें मालूम है बैंकों से लोन नहीं मिलने वाला, तो उन्होंने अपनी एक कम्युनिटी डेवलप करी, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन किया कि भैया थोड़ा 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 अमाउंट लेकर आओ और इसको इकट्ठा करो, और जिसको जरूरत होगी उसको ये अमाउंट दे दो। दैट वाज सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। चलो जस्ट फॉर नॉलेज, ज्यादा डिटेल बता दिए, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। पढ़ क्या रहे, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन स्मॉल अनस्टेबल लोगों को देता है। कंसेप्ट इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप का कंसेप्ट चलता है, जिसमें छोटे लोग, है ना, छोटी जरूरतें हेल्प करते हैं, स्पेशली किसमें, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, ठीक है। पॉवर्टी को इरेडिकेट, खत्म करना है हमें, ठीक है। लोअर इनकम को सपोर्ट करना है। स्मॉल लोन नॉट जस्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स बट ऑल्सो दी सेल्फ मोबिलाइजेशन, सेविंग, सेल ऑफ द एसेट्स के लिए भी। बिगर फ्लेक्सिबिलिटी, लैक ऑफ द फिजिकल कोलेटरल, यहाँ पे उन्होंने कहा कि कोई गिरवी उर्वी रखने की जरूरत नहीं है। चीजें समझ में आ रही है फटाफट। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या बोला, यहाँ पे लोन क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। रिपेमेंट पीरियड क्या होता है, छोटा ही होता है। जब अमाउंट छोटा है तो टाइम भी कम, ठीक है। मोबिलाइज होता है, इंटरनल एक्सटर्नल, कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। एंड यूज क्या होता है लोन का, फ्लेक्सिबल होता है, कहीं भी किसी भी यूज करो। लोन ग्रुप्स क्या होता है, ट्रिकल मतलब स्लो होता है, डाउन इंडिविजुअल, ठीक है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होती है इसमें, कम होती है। समझ में आ रहा है कैरेक्टर सिक्स। कैसे इनकॉर्पोरेट होगा, क्योंकि एनबीएफसी का टाइप है तो ऑब्वियसली पहले क्या बनाओगे, कंपनी, फिर कहाँ रजिस्टर करोगे अपने आप को, आरबीआई। आरबीआई नजर रखेगी भैया छोटे लोगों को कहीं तुम लूट तो नहीं रहे हो, तो प्लीज अपने आप को रजिस्टर कराओ। डॉक्यूमेंट की लिस्ट बोलो, रीड करेंगे, बोल दो कर लेंगे अच्छे से। निधि भी रीड करोगे, क्यों, पूरा पढ़ चुके हैं ना कंपनीज एक्ट में, ठीक है। निधि निधि निधि, पूरा निधि वाला कंपनीज एक्ट का कंसेप्ट है। अब बताओ क्या लिखा है ये, क्या होती है पेमेंट बैंक्स। न्यू मॉडल बैंक्स कंसेप्ट आया है, आरबीआई ने साफ बोल दिया है। लिमिट कितनी है, 1 लाख तक की पर कस्टमर, मे बी इंक्रीज फर्दर, आरबीआई को अगर ठीक लगे तो। अभी उन्होंने पर ट्रांजेक्शन लिमिट 1 लाख रखी है। ऑन द मैक्सिमम एंड ऑफ द डे बैलेंस, एक दिन का 1 लाख होता है। गूगल पे चलाते हो, पेटीएम चलाते हो, क्या लिमिट है, 1 लाख मैक्सिमम लिमिट होती है। कभी 1 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन करके देखना, 1 लाख से ज्यादा पेमेंट ही नहीं होगी, रोक दिया जाता है, ठीक है।
पर इंडिविजुअल कस्टमर वाज इंक्रीज, इन्होंने कहा 2021 के बाद नीड के अकॉर्डिंग इसे 2 लाख भी कर दिया गया, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है, कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस के साथ होता है। ठीक, रेगुलेशंस की बात करें तो पेमेंट बैंक्स की अगर हम बात करें तो यहां पर आरबीआई ही इसे रेगुलेट करता है, आरबीआई ने इसके रूल्स रेगुलेशन डिसाइड करके रखे। कुछ यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, इसमें से कौन सा नाम सुना है? आदित्य बिरला सुना है, और पेटीएम भी सुना है, और कौन सा सुना है? रिलायंस भी सुना है, और कौन? 6th वाला समझ में आ गया? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए। टेक महिंद्रा भी सुना है। तो ये सब पेमेंट बैंक्स है, इनके थ्रू आप क्या कर सकते हो? पेमेंट कर सकते हो, लेकिन यस लिमिट दे रखी है। अदर टर्म्स एंड कंडीशन क्या लिखा है? सबसे पहले कहां रजिस्टर करो? कंपनी बनाओ भाई। पेमेंट बैंक्स कैन नॉट बी कोई सब्सिडीज, इनकी कोई सब्सिडीज नहीं होगी। ठीक है, फर्स्ट 5 years प्रमोटर क्या करेगा? इनका बना रहे हो ना ये सारे बैंक्स, पेमेंट बैंक्स बना रहे हो ना, प्रमोटर कौन है भैया? टाटा ग्रुप है। टाटा ग्रुप अपना 40% अपना पैसा फंसाएगा इसमें, 60% फिर जनता एंड ऑल दूसरे लोगों से लेगा, प्रमोटर ही फंसाएगा। फॉरेन शेयर होल्डिंग अलाउड है, लेकिन एफडीआई के नॉर्म्स फॉलो करना। फुल फॉर्म बता रहा जरा एफडीआई का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड। चलो, वोटिंग राइट्स रेगुलेटेड बाय बैंकिंग रेगुलेशंस। Any acquisition more than 5% there will be RBI की approval. Majority bank boards of the director consist independent director, ज्यादा independent director होने चाहिए भैया, क्योंकि हमारा सिस्टम सही चलना चाहिए। Bank should be fully network from the beginning। भैया इन्होंने क्या बोल दिया? डिपॉजिट अगर कैप्ड मतलब क्या होता है? आपका पूरा फंड का जो पैसा है वो कितना जा रहा है आपका? कितने कस्टमर्स हो गए तुम्हारे? 1 लाख पर कस्टमर, बट द लेटेस्ट मे बी रेज परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक। इन्होंने क्या बोला कि भाई फुल्ली नेटवर्क फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से आपका पूरा नेटवर्क होना चाहिए। इनिशियली डिपॉजिट आपका इतना तो होना चाहिए। नो लेंडिंग एक्टिविटीज परमिटेड। क्या बोला? उधार उधार नहीं देंगे, बस पैसे ही देना है ना, इधर से उधर ट्रांसफर करने की फैसिलिटी है। क्वार्टर ऑफ इट्स ब्रांचेस शुड बी अनबैंक रूरल एरिया। क्या बोल रहे? अ क्वार्टर ऑफ इट्स ब्रांचेस शुड बी, इन्होंने क्या लिखा है? अनबैंक्ड रूरल एरिया। देखो रूरल एरिया समझते हैं, इन्होंने कहा कि भैया ये बैंक नहीं है, ये अनबैंक्ड ही है ना। अक्सर गरीबों की अगर मैं बात करूँ रूरल एरिया की बात करूँ, इनको बहुत धोखा हो जाता है कि भैया इनको लगता है कि भैया ये बैंक है, उनकी जो ब्रांचेस है ये, लेकिन कोई बैंक नहीं है, ये क्या है? पेमेंट बैंक्स है। भैया पहले तो बैंक है, फिर उसके बाद एनबीएफसीज है, एनबीएफसीज के बाद ये पेमेंट बैंक्स आए हैं। एनबीएफसी जो फैसिलिटी दे सकती है फाइनेंस की, ये तो फाइनेंस की भी फैसिलिटी नहीं दे सकते, और छोटा इनका काम लिमिटेड है। ठीक है, दिस लिस्ट ऑफ दी पेमेंट बैंक, फिर से लिस्ट दे दी यार इन लोगों ने। पेमेंट बैंक कैन बी प्रमोट, ये सारे लोग प्रमोट करते हैं, क्यों? क्योंकि इन लोग को सबको जरूरत पड़ती है ना, सुपरमार्केट चेन कंपनीज, रियल सेक्टर, इन सबको जरूरत पड़ती है, तो ये लोग प्रमोट करते हैं भैया इस मोड से आप हमें पेमेंट करिए। समझ में आ रही है बातें? कुछ की इश्यूज है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना चाहिए इसे खोलने के लिए? 100 करोड़। फर्स्ट 5 years स्टेक प्रमोटर का कितना लगना चाहिए? 40% प्रमोटर का पैसा लगेगा। ठीक है, फॉरेन शेयर होल्डिंग अलाउड, अभी ऊपर पढ़ा हमने बच्चा। वोटिंग राइट, मेजोरिटी, ये सब तो पढ़ा ना अपन ने ऊपर, सेम बातें है, सेम। पेमेंट बैंक समझ में आ गया। मुद्रा बैंक क्या है? ये मुद्रा बैंक शॉर्टकट में मुद्रा लिखा है, माइक्रो मुद्रा, उस मुद्रा में मत चले जाना, है ना, उसी में जा रहे थे, है ना। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी बैंक, बैंक तो है, ये तो समझ में आ गया तुम्हें। ठीक है, इज अ पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इट्स प्रोवाइड लोन, किसे? लो रेट में देता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को। वापस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो है उनको लो रेट में, इंटरेस्ट रेट में लोन प्रोवाइड करता है। एनबीएफसी को भी। कुल मिला के ये मुद्रा बैंक्स है, बैंक है ये, अभी तक हम एनबीएफसी बटे थे। ये मुद्रा बैंक क्या करता है? एनबीएफसी को और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, इनको लोअर इंटरेस्ट रेट में लोन प्रोवाइड करता है अगर इनको पैसे की जरूरत है। प्रोवाइड करता है क्रेडिट, उधार देता है। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। इट्स लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर। देखो भाई एडवर्टीजमेंट तो भरकर किया गया है कि भैया इसे लॉन्च किया गया है, किसने? मोदी जी ने। ठीक है, मोदी जी की तारीफ करना चाहूंगी। एडवर्टीजमेंट बीजेपी की बहुत स्ट्रांग, जितनी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट खोल के देखो सबसे पहले उनकी फोटो दिखेगी। जो भी स्कीम उन्होंने बनाई, इससे पहले क्या स्कीम्स नहीं बनी थी? बनी थी।
लेकिन कभी ऐसा नाम यूज किया नहीं गया, लेकिन वो नस नस तक घुस जा रहे हैं कि भाई तुम्हें बुक में भी नाम दिखा रहे कि ये इन्होंने किया था, इससे पहले तो स्कीम बनी है, लेकिन इतना ज्यादा कभी इतने सामने से नाम यूज नहीं किया। बोल सकते हैं ना बीजेपी प्राइम मिनिस्टर, ऐसे बोल सकते हैं, प्रॉपर नाम बताया इन्होंने। दैट वॉज एडवर्टीजमेंट, स्मार्ट एडवर्टीजमेंट मैं कहूंगी, ठीक है। चलो, तो इन्होंने बोला मुद्रा प्रोवाइड कर रहा है रीफाइनेंस सपोर्ट, किसको? बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। कितने तक का लोन देता है? कितना? 10 लाख तक का, छोटा ही है ना, ठीक। रीफाइनेंस देता है स्कीम, क्या लिखा है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी बनी है, ठीक। इनका टारगेट क्या है? एजुकेट करो स्किल वर्कर, एंटरप्रेन्योर कैन नॉट एसेस द क्रेडिट फ्रॉम द रेगुलर बैंकिंग सिस्टम। तुम्हें वहां से अगर फैसिलिटीज नहीं मिल रही तो प्लीज यहाँ पे आके लो, हम आपको ये सारी फैसिलिटीज देंगे। बैंक क्लासिफाइड्स क्लाइंट, 3 कैटेगरीज है, क्या लिखा है? शिशु, क्या होता है शिशु? छोटा बच्चा। फिर क्या लिखा है? किशोर, बोले तो टीनेजर। फिर क्या लिखा है? तरुण मतलब एडल्ट। तो इन्होंने कहा भैया ये लोन हम कैसा कैसा देंगे, छोटे बच्चे को, मिडिल वाले को, टीनेजर्स को, एडल्ट को कितना देंगे, ये अमाउंट दे रखा विद डॉलर के साथ बताए। एलिजिबल टू बोरो, आप मुद्रा बैंक से क्या कर सकते हो? बोरो कर सकते हो। कौन कौन कर सकता है? स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गया, शॉपकीपर हो गया, फ्रूट वेजिटेबल वेंडर, आर्टिस्ट। यहाँ पे किसको कवर किया? छोटे रूरल एरियाज को कवर किया गया। भैया तुम्हारे पास एक मुद्रा बैंक है, वहां से जाओ, तुम्हें थोड़े कम इंटरेस्ट रेट में लोन आसानी से मिल जाएगा। कैटेगराइज कर रखा है अमाउंट के हिसाब से, ठीक है। बेसिक क्राइटेरिया ऑफ द एज क्या लिखा है? 18 ईयर्स ओल्ड, लोन अंडर द स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक, ओनली कमर्शियल एंड बिजनेस पर्पस, नॉट द पर्सनल। पर्सनल पर्पस के लिए नहीं देंगे, कमर्शियल बिजनेस में पैसा लगाने के लिए हम देंगे, ताकि तुम्हारा और ज्यादा ग्रो करे। अब यहाँ पे उन्होंने बोला हम टेक्नोलॉजी को कर रहे फोकस, रीफाइनेंस कर रहे हैं, क्रेडिट गारंटी दे रहे, डेवलपमेंट प्रमोशन सपोर्ट। अब ये शिशु, ये सारी चीजें जो भी बस अच्छे प्रेजेंटेशन में बताए। क्लैरिटी है, लोन का प्रोसेस बता के रखा है। भैया तुम सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी दो, प्लान दो, हम उसे चेक करेंगे, चेक करने के बाद सब कुछ ठीक लगेगा तो क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा आपको। एप्लीकेशन फॉर्म डॉक्यूमेंट के साथ क्या दे रखा है? प्रूफ दो। किसकी प्रूफ दोगे? आइडेंटिटी प्रूफ दोगे, रेसिडेंट दोगे, फोटोग्राफ दोगे, पूरी प्रोसेस है। क्या ये प्रोसीजर पढ़ लोगे? प्रोसीजर है बच्चों, है ना, प्रोसीजर। वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए बिजनेस लोन हो गया, वर्किंग कैपिटल इक्विपमेंट फाइनेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर लोन्स, इन सब के लिए वो सारी फैसिलिटीज देते हैं। अब एक एक को इन्होंने यहाँ पर नाम के साथ बताया कि भैया हम इनको देंगे। यहां तक चीजें क्लियर है। अब इसका क्या बन जाता है? एक मुद्रा कार्ड भी बन जाता है भाई। मुद्रा कार्ड एक डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड जो रहता है डेबिट कार्ड रहते हैं, उन्हीं डेबिट कार्ड की तरह ये भी एक कार्ड है। मुद्रा लोन अकाउंट वर्किंग कैपिटल पोषण के लिए मिलता है। मुद्रा कार्ड ऑपरेट अक्रॉस दी, विड्रॉ कर सकते हो उससे, एटीएम वेटीएम इन सब से। टाइप ऑफ फंडिंग सपोर्ट, लोन कितने तक का मिल जाता है? 1 लाख। रीफाइनेंस, ये सारी चीज हो जाती है। वुमेन एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहे। स्क्रूट सिक्योरिटाइजेशन ऑफ दी लोन पोर्टफोलियो, अब इसको वो स्क्रूटनाइज उसमें चले गई थी, यहां पर उन्हें ये सारी चीजें बताई। क्लैरिटी है। इन्होंने कहा 1 लाख फाइनेंस थ्रू, ये कार्ड की बात करें ना, स्कीम के अकॉर्डिंग आपको जो मिलेगा, एक जैसे क्या होता है क्रेडिट कार्ड होता है ना, तो लिमिट होती है, तो स्टार्टिंग लिमिट इनकी 1 लाख होती है, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस बढ़ता जाएगा, 10 लाख तक चला जाएगा। जैसे क्रेडिट कार्ड की लिमिट सबकी अलग अलग ही रहती है ना, देखनी पड़ती है, जैसे बढ़ता रहता है, तो वो उस स्टार्टिंग आपकी 1 लाख तक की होती है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, नेक्स्ट टॉपिक, क्या ये लास्ट टॉपिक है? देखो चलो, चिटफंड होता क्या है? चिट डालते हैं ना, ऐसा वाला, 2 दिन में पैसा डबल, बिल्कुल सही। इसका अपना खुद का एक एक्ट होता है। हाँ, बता रही। एक केस सुना होगा तुम लोगों ने, चेन बनानी होती थी, याद है कुछ? बता रही इसकी, एक इसका लैंडमार्क केस होता है, वो दो और लाएंगे। हाँ हाँ हाँ, बता रही, वो पूरा कंसेप्ट बता रही। पहले पहले मीनिंग समझो, ठीक है। रोटेशन ऑफ द सेविंग ऑफ द क्रेडिट एसोसिएशन सिस्टम, पॉपुलर प्रैक्टिस इन इंडिया। इंडिया में बहुत पॉपुलर हुआ था, बहुत सारे, इतना पॉपुलर हुआ, इतने लोगों ने पैसे डाले तो लोगों ने सुसाइड भी कर लिया, क्योंकि पैसा फंस चुका था, निकल नहीं रहा था, फंसा है जम के। बता रही, चिटफंड एक स्कीम है, एक स्कीम है जो ऑर्गेनाइज कर रखी है किसने? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक चिटफंड स्कीम चलाई है।
ये क्या है? अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट। जहां बोला अनऑर्गेनाइज तो रिस्की हो गया, ठीक है। इनफॉर्मल अमंग फ्रेंड्स, भैया दोस्ती यारी से चालू किया, रिलेटिव नेबर सबको इकट्ठा किया। इट इज मोस्ट पॉपुलर एरिया वेयर द पीपल हैव लिमिटेड एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटी, दे प्रेफर टू इन्वेस्ट। सबसे ज्यादा रूरल एरिया से ये चालू हुआ था, जहां बैंक बैंक ये सारी फैसिलिटी नहीं होती। धीरे 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 फैला, माउथ पब्लिसिटी इतनी हुई इसकी कि भाई 2 दिन में पैसा डबल हो रहा है, 2 दिन में पैसा डबल हो रहा है, तो भैया शहर के लोग ये सब 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 लगाने लगे। फिर जब इतना लगाने लगे तो लगा कि भाई अब तो पैसा ज्यादा आ रहा है इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, तो इन लोगों ने अब डंडी देना चालू किया। इन्होंने बोला फॉर एग्जाम्पल कि भैया पैसा कैसे डबल होगा, तुम 4,000 लगाओ, ठीक है, 1 साल में 4,000 का हम तुम्हें 8,000 करके देंगे। 1 साल हो गए, तुम आए मेरे पास कि ठीक है 8,000 हो गए, दे दो। उन्होंने कहा एक काम करो, 8,000 मुझे देना तो है नहीं, 4,000 भी मैं खा चुकी तुम्हारे, 4 का मैंने 8 बोल दिया है। तुम जब 8,000 लेने आए तो मैंने तुम्हें और अट्रैक्टिव स्कीम दी, इस 8 को यहीं रहने दो, 16 करके देंगे ना नेक्स्ट ईयर। हाँ, ये भी स्कीम होती है कि और जमा करोगे तो और 20 मिल जाएंगे, समझ रहे हो। तो अब इंसान को तो लालच है कि अच्छा 8,000 है आपके पास, रखे, हाँ हाँ रखे रखे। तो बस एक बुकलेट होती है या फिर कोई सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, उसमें लिख दिया जाता है देखो इतना हो गया तुम्हारे, इतना हो गया, इतना हो गया, कहीं है नहीं वो, कहीं दिख नहीं रहा है। इस तरीके से लूट मची थी। तो इन्होंने यही बोला है, अभी और डिटेल में जाते हैं। प्रेफर द इन्वेस्ट, जहां उनको मालूम है कि बैंक नहीं है, कहाँ रखे हैं, तो वो लोग यहाँ पसंद करते हैं डालना। इन्वेस्ट देयर मनी, इन्वेस्ट विल बी मल्टीप्लाई विद दी शॉर्ट स्पैम, ये कह रहे कम टाइम पर पैसा डबल हम कर देंगे, श्योरिटी और गारंटी रिटर्न के साथ, ठीक है। फीचर्स क्या लिखा है, प्री डिटरमाइंड वैल्यू पहले बता दिया था, 4 का क्या करके दूंगी, 10 डबल 8 करके दूंगी, 8 का क्या करके दूंगी, 16 करके दूंगी। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है ये एक तरीके से, बोथ क्रेडिट और सेविंग, सिंगल स्कीम होता है। फाइनेंशियल लीड ऑफ द लो इनकम हाउस होल्ड को इसमें अट्रैक्ट किया जाता है। अलाउ द डिपॉजिट बाय द कॉन्ट्रीब्यूटर्स एंड टर्न इनटू लमसम अमाउंट, छोटा छोटा करके हम एक मोटा अमाउंट कर देंगे। सेफ डिपॉजिट, लोन, इंश्योरेंस, अदर लोअर इंटरेस्ट रेट, मनी लैंडर। देखो कुल मिलाकर सीन ऐसा है ना, लोगों का इसमें पैसा फंस गया, ये सिस्टम बंद नहीं हुआ है, ऐसे बहुत सारे कांड हुए। फॉर एग्जाम्पल सत्यम स्कैम तो सुना है तुम लोगों ने, सत्यम नहीं हर्षद मेहता का स्कैम भी सुना ही होगा तुमने। हर्षा मेहता का स्कैम जो सुना है, क्या स्टॉक मार्केट बंद हो गया क्या, स्कैम स्कैम है। तो वो चिटफंड का स्कैम हो गया है, लेकिन चिटफंड तो चल रहा है ना, भरोसेमंद वाले के पास देना चाहिए। मतलब ये सिस्टम चल रहे, इसका एक एक्ट भी है, एक्ट के अकॉर्डिंग सब चले, लेकिन कितने लोग एक्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हो, कितने नहीं चल रहे। वो हर्षद मेहता एक्ट के अकॉर्डिंग चल रहा था क्या, सभी तो इतना स्ट्रांग बैठा है भाई, लूपोल निकाले ना। तो चिटफंड के जिन लोग के पैसे फंसे जस्ट बिकॉज उनके साथ वो स्कैम हुआ, इस कारण से ऐसा हुआ है। एक्ट है आज भी, यस, बहुत पुराना है, 1982 का एक्ट है, ठीक है। एक्ट जो है आज भी स्टैंड करता है, लेकिन हाँ लोग लूपहोल्स निकाल निकाल के लॉ फॉलो नहीं कर रहे, इस कारण से पैसा बस चूकता है, ठीक है। चलो रिलेवेंट स्टैट्यूट्स बता के रखा उन्होंने। यूनियन गवर्नमेंट भी लगी है भाई अलग से, स्टेट लेवल में, सेंट्रल लेवल में, हर कोई इनको क्या कर रहा है, वॉच कर रहा है, लेकिन स्टिल भैया फिर भी स्कैम हो जाता है। यूनियन गवर्नमेंट, तमिलनाडु चिटफंड उन्होंने बनाया, कर्नाटका का अलग है, दिल्ली का, ये सब अलग अलग लोग है बच्चा। देखो होता क्या है ना, सीन क्या है, बस मैंने ये क्या बोला, तुम्हें बताया भी नहीं जाएगा क्या किया जा रहा है। यही चिटफंड है कि तुम बस भरोसा रखो, तुम मुझे पैसा दे दो, मैं कैसे भी करके पैसे डबल कर दूंगा। वही तो मैं कह रही हूँ। हाँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि तुम लोग पूछ क्यों नहीं रहे हो कि कहाँ पैसा लगाओगे। हम महान है ना, हमने नहीं पूछा इतनी सिक्योरिटी। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूंगी मैंने पोस्ट ऑफिस में पैसा रखा है, ठीक है, मैंने पोस्ट ऑफिस में भैया करोड़ों एफडी करके रखी है, लिमिट नहीं है करोड़ों वैसे, है ना, लूपहोल्स निकाल निकाल के करोड़ों एफडी करके रखी है किसी और के नाम पे, ठीक है। अब ये पोस्ट ऑफिस कहाँ पैसा लगाता होगा, इमेजिन करो, कहाँ लगाता होगा, मार्केट में लगाता है, गवर्नमेंट मार्केट में लगा रहे, समझ रहे हो। अब ऐसे कोई इंसान आ जाता है और बोलते कि मैं तेरा पैसा डबल कर दूंगा, 1 करोड़ निकाल पोस्ट ऑफिस से मुझे दे, मैं इसका ना तुझे 2 करोड़ करके दूंगा। तो मैं कहूँगी कैसे देगा, ओरली बता दिया ना, रिटर्न कोई प्रूफ ही नहीं है, और कितना भरोसा उसकी बात में और कितना नहीं। तो एक्चुअली में पैसा कहाँ लग रहा है, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज्ड है, फ्रेंड से, रिलेटिव से, बोला ना इन्होंने स्टार्टिंग में कि कोई सिस्टम नहीं है इनका कुछ फॉलो करने का। तो ये एकदम बिल्कुल वेग तरीके से चलता है, कहीं कोई क्लैरिटी नहीं है, इसलिए इसके डूबने के भी चांसेस थोड़े से ज्यादा है, ठीक है। चलो साफ इन्होंने बोला भैया आरबीआई रेगुलेटर बना घूम रहा है इसका, बट इट डज नॉट कंट्रोल, ये बिजनेस को कंट्रोल नहीं करता इनके चिटफंड को, क्योंकि उनका खुद का एक एक्ट बना है वो देखता है। स्टेट गवर्नमेंट में बात आती है, आरबीआई कैन ऑलवेज गाइड, आरबीआई बस किसको उंगली करता है, भैया स्टेट गवर्नमेंट तुम्हारे इसमें चल रहा है, तुम्हारे स्टेट में चल रहा है। कैलकाटा का एक बहुत बड़ा केस हुआ था,
जब हम सिक्योरिटी लॉ पढ़ेंगे तो वहां हम पढ़ेंगे। कलकत्ता में तो इतना बड़ा केस हुआ था कि लोगों ने इतनी सुसाइड करी कि भाई क्या ही बताए, क्योंकि सबने सोचा भैया पैसे डबल हो रहे, लाखों लाखों अपनी पूरी जमा पूंजी ऐसे लगा दी और पूरे डूब गए। ठीक है, देखो यार शॉर्ट पीरियड में पैसा डबल हो रहा है ना, तो डाउट रखो यार, आसानी से कुछ नहीं होता है यार, कुछ नहीं होता। हाँ, बिना मेहनत के तुम्हें लगता है ये दुनिया में कुछ मिलने वाला है? भाई मेहनत करोगे तो जिंदा रहोगे, नहीं तो भाई गए काम से शॉर्टकट के चक्कर में। आरबीआई क्या बोलता है, रेगुलेटर कंट्रोलर एक्ट जो बैठा है, आरबीआई ने फिर भी थोड़ा सा एक कंसेप्ट तैयार किया जब बहुत सारे फ्रॉड हुए, तो चिट फंड को कंट्रोल करने के लिए सेबी सामने आया और सेबी ने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम तैयार करी। ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इट इज जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड स्कीम। म्यूचुअल फंड स्कीम, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ये पूरी की पूरी डिटेलिंग आप सिक्योरिटी लॉ में सेकंड ग्रुप में पढ़ोगे। बात समझ में आ रही है? फिर उन्होंने बोला चिट फंड का अपना एक एक्ट है, ये एक्ट डेफिनेशन देता है किसकी, चिट अग्रीमेंट, चिट अमाउंट, डिस्काउंट, ठीक है, फॉरमैन। क्या है ये चिट अग्रीमेंट? बिटवीन फॉरमैन एंड सब्सक्राइबर्स, सब टोटल ऑफ द सारे सब्सक्रिप्शन अमाउंट होता है, प्राइस ऑफ द सब्सक्राइबर जो उनको हम कम कर रहे हैं, पर्सन हु अंडर द चिट अग्रीमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, वहां हम प्रमोटर डायरेक्टर जो बोलते हैं नॉर्मल कंपनी में, वहां पे यहाँ पे क्या बोलते हैं, फॉरमैन बोलते हैं यहाँ पर उसे। ठीक है, की पॉइंट्स क्या इस एक्ट के, ऑल रजिस्टर्ड चिट फंड, चिट्टी, चिट फंड भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, चिट्टी, और क्या लिखा है, कुरी, अलग अलग जगह पे अलग अलग टर्म यूज होता है बस। ठीक है, नॉट अलाउड द कंडक्ट एनी बिजनेस अदर देन, ये जो चिट फंड है ये बिजनेस करेगा, इसके अलावा कुछ और नहीं करेगा। फॉरमैन इसका प्रमोटर होता है, ठीक है, रन करता है इसको पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके। प्रोहिबिटेड है, कोई दूसरा काम नहीं करेगा, और करेगा तो एक बार स्टेट गवर्नमेंट से पूछ के करेगा। ठीक है, फॉरमैन नीड टू डिपॉजिट 100% चिट वैल्यू पहले यही डालेगा और फिर स्टार्ट करेगा। ऑल चिट फंड रजिस्टर्ड होने चाहिए, अकाउंट, यस, अकाउंट का ऑडिट करेगा, कौन करेगा, सीए से करवाएंगे। ऑल रजिस्टर्ड जो चिट फंड है इम्पोज 40% कैप ऑफ बिडिंग अमाउंट, 40% कैलकुलेट चिट वैल्यू ऑफ दी स्कीम, याद है 40% प्रमोटर, सॉरी इनको खुद का ओन फंड लगाना होता है। टाइप ऑफ चिट फंड, पहला क्या लिखा है, ऑर्गेनाइज्ड भी होते, स्मॉल पेपर, थोड़ा बहुत पेपर वर्क है, ईच मेंबर नेम, गैदर अ बॉक्स, ऑल मेंबर टुगेदर, मंथली जो दे रहे, थोड़ा पेपर वर्क हो गया तो ऑर्गेनाइज्ड हो गया। स्पेशल पर्पस क्या हो गया, एग्जाम्पल क्या बोला, क्रिसमस गिफ्ट फंड, वर्ड से समझो क्या लिखा होगा, क्रिसमस के लिए हमने क्या बनाया, एक गिफ्ट फंड बनाया। ठीक है, जो क्या करेगा, वेरी स्पेसिफिक एंड डेट, आपको कब मिलेगा, क्रिसमस जब खत्म होगा तब मिल जाएगा, तो एक स्पेसिफिक नाम दे दिया। ठीक है, नाउ डे चिट फंड कंडक्ट बाय दी, क्या लिखा है, लेडीज वेयर शॉप, ठीक है, ज्वेलर्स एक्सेट्रा प्रमोट देयर गुड्स, कि हमने अलग अलग से फंड बनाए, तुम ये पैसा दो हम तुम्हें इतना करके देंगे। देखना आए दिन कुछ ना कुछ स्कीम चलती रहती है, स्कीम ये चल रही है कि भैया तुम हर महीने महीने 20-20-20 दो, आखिरी वाली फ्री हो जाएगी। आखिरी वाली फ्री कैसे हो जाएगी, तुम्हारा जो 20-20 है कहीं इन्वेस्ट किया है, और आखिरी वाला वो जो 20 है उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है वो, और आपको सोना मिल जाएगा। सुना होगा, सुना है, हाँ, एक्चुअली में तो ये सब क्या स्पेशल स्कीम्स है। ऑनलाइन चिट फंड क्या लिखा है, ऑनलाइन बेसिस में होता है। रजिस्टर्ड चिट फंड, इन्होंने कहा एक्ट में भैया गवर्नमेंट के पास, स्टेट के पास रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, नॉट रजिस्टर्ड एनी स्टेट, ज्यादा रिस्की लेकिन काम कर सकते, क्योंकि जैसे पार्टनरशिप फर्म था ना, रजिस्ट्रेशन नॉन रजिस्ट्रेशन, सेम इसका भी यही है, लेकिन भैया भरोसा किस में ज्यादा आएगा, रजिस्टर्ड में। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, प्रोसेस खुद पढ़ोगे बच्चा, प्रोसेस रीड करोगे। चलो खत्म यहाँ पे चैप्टर, चैप्टर में नॉलेज मिला, हाँ प्रोसेस वाला पोर्शन बोरिंग है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, लेकिन कंसेप्ट आपको समझ में आए। ठीक है, आज की सभा समाप्त।